सो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मैं सबसे पहले आप लोगों से कहूंगा कि अपने वीडियो ऑन कर लें सो दैट हम आपको फेस टू फेस देख पाएं, आपके जेस्चर्स देख पाएं और अकॉर्डिंगली बेटर वे में डिलीवर कर पाएं। सो कीप योर वीडियो ऑन थ्रू आउट द सेशन। और जैसा मैसेज में बोला था कि आप एक डायरी और पेन लेके बैठे और जो भी की पॉइंट्स हैं उनको साथ में नोट करते चलें। ऑलराइट, सो वंस अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। अब जबकि 5 मई को हमारा जो नीट 24 का पेपर है, जिसमें हमारे पास फरवरी के दिन बचे हुए हैं और 17 डेज फरवरी के बचे हुए हैं, देन 12 डेज फरवरी के बचे हुए हैं, 16 डेज फरवरी के बचे हुए हैं, मार्च के पूरे 31 डेज बचे हुए हैं, अप्रैल के 30 डेज बचे हुए हैं और मई में 4 डेज बचे हुए हैं। सो अराउंड 80+ डेज हमारे डिस्पोजल पे अवेलेबल है। हम ऑलरेडी पिछले 2 सालों से, 3 सालों से, 1 साल से नीट की तैयारी कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो अब जो 3 ब्रॉडली कैटेगरी है स्टूडेंट्स की, जो 550+ स्कोर कर रहे हैं, जो 400 टू 550 की रेंज में है और जो 400 से बिलो स्कोर कर रहे हैं, क्या हम इन 80 डेज में करें कि हम रेगुलरली ग्रो कर पाए और 5 मई को एग्जाम को हेड ऑन फेस कर पाए। तो आज का सेशन उन्हीं सारे पॉइंट्स को कवर अप करने के लिए वन बाय वन हम लोग एक एक करके पॉइंट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग 12th स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हैं। तो जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, जैसा आपका शेड्यूल मैंने बोर्ड्स का देखा, 22 फरवरी को आपका इंग्लिश का पेपर है, 27 को केमिस्ट्री का पेपर है, एंड देन 4 को आपका फिजिक्स का पेपर है, एंड 12 को पीई का पेपर है, फिजिकल एजुकेशन, एंड 19 को बायोलॉजी का पेपर है। तो हम देख रहे हैं इंग्लिश और केमिस्ट्री में भी 5 डेज का गैप है, एंड देन केमिस्ट्री फिजिक्स में ऑलमोस्ट 7 डेज का गैप है, देन फिजिक्स और पीई में 8 डेज का गैप है, और पीई और बायोलॉजी में भी 7 डेज का गैप है। तो कंफर्टेबल गैप आपके बोर्ड एग्जाम्स में अवेलेबल है ना। तो ये जो हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स के पहले का टाइम है और ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम है, आपको बच्चों, आप किसी भी रेंज में स्कोर कर रहे हो, बट आपको ये बात दिमाग में बहुत गहराई में बैठानी है कि 12th की प्रिपरेशन जो अभी हम कर रहे हैं, इंग्लिश और पी या आपका आईपी जो भी 5th सब्जेक्ट है, जो हम बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो हमारा नीट का सिलेबस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में एग्जैक्टली मैच कर रहा है। आपसे एग्जामिनेशन बॉडी एक्सपेक्ट कर रही है कि आप एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़ें, और बोर्ड का पैटर्न भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि एनसीईआरटी को थॉरोली पढ़ें। तो ऐसे में दिमाग में थोड़ा सा पर्सपेक्टिव अपने को शिफ्ट करना है कि भाई जो मैं बोर्ड की तैयारी कर रही हूँ या कर रहा हूँ और जो नीट की तैयारी है, वो आपस में बिल्कुल एक साथ इंटरमिक्स्ड है। यदि हम कोई भी चैप्टर 12th का बोर्ड के लेवल पे फिनिश कर रहे हैं, तो वो नीट के लेवल पे भी पूरा फिनिश हमें साथ ही साथ करना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर करंट स्कोर। आप किसी भी रेंज में स्कोर कर रहे हो, बट अपने को ये समझना है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो कंप्लीट सिलेबस है, ये हम ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जाम्स नीट के पर्सपेक्टिव से भी पूरा रिवाइज कर रहे हैं। ये अपने को बहुत अच्छी तरह से इंश्योर करना है। तो हमें दिमाग में ये चीज नहीं रखनी कि मैं अभी तो केवल बोर्ड की तैयारी कर रही हूं। नहीं, अभी आप केवल बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहे हो, अभी आप 12th का एक 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 चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, और वो जब चैप्टर रिवाइज कर रहे हो तो आपका नीट भी उसमें थॉरोली कवर अप हो रहा है और बोर्ड्स भी थॉरोली कवर अप हो रहा है। तो ऐसे में कहीं पे भी आपको जरा सा डिस्कनेक्शन फील नहीं होगा कि यार नीट की तैयारी तो अभी सस्पेंडेड है। नीट की तैयारी सस्पेंडेड नहीं है। जब आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो नीट की तैयारी साथ ही साथ चल रही है। तो आप मान के चलिए कि जो हमारा 12th 4th को 19 को बायोलॉजी का पेपर है, तो 19 तक की ड्यूरेशन में, मतलब कि नेक्स्ट अपना 35-36 डेज में आप अपना बायोलॉजी, अपनी कंप्लीट 12th का सिलेबस नीट के लिए थॉरोली रिवाइज कर लेंगे, पूरा कंप्लीट आप फिनिश कर देंगे। ये आपको इंश्योर करना है। नोट्स को इसी तरह से पढ़ना है कि नीट की जो इंट्रिकेट डिटेल्स हैं उनको आप बढ़िया तरह से हाईलाइट करते हुए पढ़ें, शॉर्ट नोट्स बनाने या जो भी करना है वो साथ ही साथ करें। तो ऐसे में क्या होगा, आपको थोड़ा और एंथुजियाज्म मिलेगा, आपको अंदर से और एनर्जी फील होगी कि यार चैप्टर तो पढ़ ही रही हूँ, पढ़ ही रहा हूँ, इसके साथ में मैं अपनी एक्सरसाइज शीट भी फिनिश कर लेता हूँ, इसके साथ में मैं साथ में टेस्ट पेपर भी रिवाइज कर लेता हूँ, या इसकी जो रिवीजन शीट मिली थी वो भी साथ में रिवाइज कर लेता हूँ। तो अपने आप जब काम ज्यादा आप प्लान करोगे ना, तो शेड्यूलिंग और बेटर वे में होने लगेगी, एनर्जी अंदर से और बेटर फील होगी। तो ये अगले जो 30-35 दिन है,
इसको ऐसा ना माने कि केवल बोर्ड की तैयारी हो रही है, ये बोर्ड प्लस बोर्ड की तैयारी हो रही है। आप यहाँ पे इंश्योर करोगे कि नीट से रिलेवेंट जितनी भी चीजें हैं वो 12th लेवल पे बहुत अच्छी तरह से फिनिश कर दो। और यहाँ बच्चों में ये ऐड ऑन करूंगा कि जो बच्चे थोड़ा कंफर्टेबल हैं पढ़ाई में, जिन्होंने ऑलरेडी अच्छी तरह से एक बार दो बार रिविजन किया हुआ है, वो इस ड्यूरेशन में 11th के भी थोड़े चैप्टर्स प्लग इन करो, थोड़े चैप्टर्स 11th के भी इंक्लूड करो, कि साथ में कुछ कुछ चैप्टर्स में ले लेता हूं। पेरेंट्स सेशन में बैठे हुए हैं, मैं आपको बोलूंगा अनलेस बच्चे केयरलेसनेस वाले जोन में हैं कि पढ़ाई करते ही नहीं है, स्कोर्स बहुत लो आते हैं और हमें ऐसा डर है कि बच्चे कहीं प्लक नहीं हो जाएं, बच्चे पीछे एकदम फेल नहीं हो जाएं, उस तरह के जोन में बच्चे नहीं है, तो आप बच्चों को बोर्ड की प्रिपरेशन अपने लेवल पे मैनेज करने दीजिए। आप फोर्स मत करिए कि भाई अगले 30 दिन अब तू केवल बोर्ड पे कंसंट्रेट कर, नीट वीट सबको छोड़ दे। वो आपकी प्रिपरेशन में बहुत बड़ा सेटबैक लगाएगी यदि आप अगले 30-35 दिन केवल बोर्ड माइंडसेट रखेंगे और नीट वाला माइंडसेट दिमाग से निकाल देंगे तो। पेपर्स में सफिशिएंट गैप है। इंग्लिश और पीई को आप अभी से प्लान करके चलिए कि हाँ, पीई में मुझे इस तरह से इन चैप्टर्स में से रिवाइज करना है, इंग्लिश में मुझे ये चीजें याद करनी है, इस तरह से रिवाइज करना है। और जो गैप अवेलेबल है उस गैप में आप थॉरोली बढ़िया तरह से पढ़ेंगे, और उस गैप का भी हर दिन, चाहे पीई के पेपर हो, चाहे बायोलॉजी, चाहे आपका इंग्लिश का पेपर हो, बट वो गैप्स में भी आप अपनी नीट की प्रिपरेशन को कंटिन्यू करोगे। देखिए, अंदर से वो जज्बा चाहिए। हर दिन बोर्ड की प्रिपरेशन में जब आप नीट को प्लग इन करेंगे तो ये मान के चलेगा कि कंपटीशन में हजारों लोगों को आप पीछे कर रहे हैं। हमारा एम किसी को पीछे करना नहीं है, बल्कि अपन ऐसे समझे कि हजारों लोगों से आगे आ रहे हैं अपन, रादर पीछे कर रहे हैं, वो नेगेटिविटी वाली बात हो गई, हम हजारों लोगों से आगे आ रहे हैं। तो ये इंश्योर करो कि हर दिन आप नीट की प्रिपरेशन के लिए थोड़ा थोड़ा समय निकालो। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो पूरा फिनिश करें, और इंग्लिश और पीई की ड्यूरेशन में भी अपन थोड़ा सिलेबस और करें। तो ये बोर्ड्स 12th वालों के लिए बात हो रही है। जो हमारे रिपीटर्स बैच के स्टूडेंट्स हैं, ये मान के चलिए आपकी जो प्रिपरेशन स्टार्ट हुई थी, कुछ बच्चों ने जून में स्टार्ट की थी, कुछ ने जुलाई में स्टार्ट की थी, कुछ ने अगस्त में स्टार्ट की थी, तो 7-8 मंथ्स में कंप्लीट 11th कंप्लीट 12th का सिलेबस परफेक्ट लेवल पे फिनिश करना, इट्स अ मेजर चैलेंज। तो आपका सिलेबस मिड मार्च, मार्च सेकेंड वीक के अराउंड मान लीजिए फिनिश होता है, किसी सब्जेक्ट में पहले फिनिश होता है, किसी सब्जेक्ट में आगे फिनिश होता है। इतना समय चाहिए सिलेबस में बिना कॉम्प्रोमाइज किए उसको अच्छे लेवल पे फिनिश करने के लिए। तो इस समय जो न्यूरॉन बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें जो अभी चैप्टर्स चल रहे हैं उनमें किसी तरह का बैकलॉग जनरेट नहीं करना चाहिए। उनको अभी सिलेबस के रिवीजन की चिंता किए बगैर जो टॉपिक्स चल रहे हैं उनमें पूरा मन लगा के पढ़ना चाहिए, उनकी एक्सरसाइजेस फिनिश करनी चाहिए। और इस ड्यूरेशन में यदि आपको समय मिलता है तो कुछ पीछे के चैप्टर्स को रिवीजन का प्लान बनाना चाहिए कि अपन थोड़ा थोड़ा रिवीजन के लिए भी टाइम निकालें। बट आपका प्रॉपर रिवीजन जो स्टार्ट होगा वो आपका आपका सिलेबस फिनिश होने के बाद में, सेकेंड वीक ऑफ मार्च के अराउंड सिलेबस फिनिश होने के बाद में तब से ही स्टार्ट होगा। तो तब तक बिना पैनिक हुए आप रूटीन में जो आपकी पढ़ाई चल रही है उसको अच्छी तरह से मेंटेन करने की कोशिश करिए, कि आपका बड़ा वेल बैलेंस सिस्टमैटिक शेड्यूल बना हुआ है, टीचर्स के टच में है, और जितने चैप्टर्स बचे हुए हैं उन चैप्टर्स को आप बढ़िया तरह से थॉरोली रिवाइज कर रहे हैं। देखिए, मैं आप दोनों के साथ में जो हमारा आगे का रिवीजन शेड्यूल होगा टेंटेटिवली, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अ, ये हमारा लास्ट ईयर का रिवीजन शेड्यूल है जो 17 मार्च से स्टार्ट हुआ था। तो प्रोबेबली 15 मार्च के अराउंड अपन मान सकते हैं, जब बच्चे मतलब बच्चे जैसे ही बोर्ड से फ्री होंगे तो 12th और न्यूरॉन बैच का कंबाइंड रिवीजन शेड्यूल ये रहेगा। मोर ओवर इसी फैशन में रहेगा। 5 ब्लॉक्स में हमने कंप्लीट सिलेबस को डिवाइड किया हुआ है, 5 ब्लॉक्स में। और आप देख सकते हैं कि बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए यूनिट्स प्रिस्क्राइब्ड है, 12th और 11th मिक्स करते हुए, थोड़ा 12th का सिलेबस है, थोड़ा 11th का सिलेबस है। और हर ब्लॉक के साथ में दो दो टेस्ट शेड्यूल है। तो इस तरह से 5 ब्लॉक हमारे चल रहे हैं करीब 25 अप्रैल तक, मोर ओवर टेंटेटिवली यही डेट्स रहेंगी। और इसमें हमारे 10 टेस्ट इन ब्लॉक्स पे जो सिलेबस बेस्ड है उन पे रहेंगे। और आप साथ में देख रहे हैं कि अराउंड 3+3+3
9 + 3 12 टेस्ट, अराउंड 12-13 फुल सिलेबस टेस्ट आपके इस ड्यूरेशन में शेड्यूल्ड रहेंगे। तो इन ऑल 12 से 13 टेस्ट ये हो गए आपके, और 10 टेस्ट ये हो गए, तो करीब 20 से 25 टेस्ट आप 15 मार्च के बाद बोर्ड्स के साथ, बोर्ड्स के फ्री होने के बाद में, अपना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद में आप इतना करेंगे। तो जब इतना प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे में आप सिलेबस रिवाइज करेंगे, इनके लिए डाउट्स टीचर्स के साथ डिस्कस करेंगे, अपने फ्रेंड्स में डिस्कस करेंगे, और साथ में इन सारे टेस्ट को देंगे और टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, और उस एनालिसिस से अपनी गलतियों को इंप्रूव करेंगे, आई मीन स्काई इज द लिमिट कि आप कितना इंप्रूव करेंगे। तो अभी जो हमें करना है, ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स को ट्वेल्थ के सिलेबस को ट्वेल्थ के सिलेबस को बढ़िया तरह से मैनेज करना है और पूरा नीट के लेवल पे फिनिश करना है। और जो न्यूरॉन बैच के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें साथ में बैकलॉग क्रिएट नहीं करना है, इस सिलेबस को अच्छी तरह से मैनेज करना है। अब हम बात करते हैं कि कैसे इस ड्यूरेशन में थ्रू आउट प्रॉपरली पढ़ाई की जा सकती है। सबसे पहले न्यूरॉन बैच के स्टूडेंट्स के साथ में मैं यहाँ पे संवाद करना चाहूंगा, पेरेंट्स के साथ में ये संवाद करना चाहूंगा। देखिए, आई मीन मोर देन 20 ईयर्स से मैं बैचेस ले रहा हूँ प्रोफेशनली, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में उनको अपियर करा रहा हूँ, सक्सेस अचीव कर रहे हैं हम मिलके। मैंने एक कॉमन ट्रेड जो ऑब्जर्व किया है, जो बच्चे रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि उन्होंने चैप्टर पढ़ा हुआ है नहीं पढ़ा हुआ है, रेगुलरली टेस्ट देते हैं, इंस्टीट्यूट में जिस दिन भी कोई एक्टिविटी शेड्यूल है वो एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे बच्चों को मैंने अच्छा परफॉर्म करते हुए हमेशा ऑब्जर्व किया है। और जिन बच्चों के दिमाग में ये वर्म घुस जाता है कि भाई ये चैप्टर तो मेरा हो रखा है, ये तो मैं घर पे बैठ के रिवाइज करूंगा, इस चैप्टर में मेरा 1 घंटा खराब होगा, मैं इसको घर पे करूंगा, इसकी क्लास अटेंड करूंगा, इसकी क्लास अटेंड नहीं करूंगा, मेरा इस तरह का रिवीजन शेड्यूल है, इंस्टीट्यूट का इस तरह का रिवीजन शेड्यूल है, मैं अपने हिसाब से चलूंगा। आई एम सॉरी टू से, बट मैंने 20 साल में ऐसे बच्चों को अंडर परफॉर्म करते हुए देखा है, थ्रू आउट अंडर परफॉर्म करते हुए देखा है, चाहे वो आईआईटी की पढ़ाई हो, चाहे वो नीट की पढ़ाई हो। मतलब मैंने ऐसे ढेरों बच्चे देखे हैं जिनको चैप्टर पूरा अच्छी तरह से आता है, बट क्योंकि वो रिपीट कर रहे हैं, और गिरीश सर ने, आरडी सर ने और बाकी टीचर्स ने बोला हुआ है कि अपना दिमाग शट करके यदि शेड्यूल बना हुआ है तो क्लास अटेंड करनी है, तो बच्चे हमारे डिवोशन की वजह से, हमारे रेस्पेक्ट की वजह से, हमारे में फेथ की वजह से क्लासेस अटेंड करते हैं, और जितना सोचते हैं उससे बेटर परफॉर्म करते हैं। तो बिना किसी एक्सक्यूज के आपका जो भी लेवल है, आपको क्लासेस मिस नहीं करनी है। चाहे आप बैच में टॉप कर रहे हो या बैच में बॉटम लेवल पे हो, इंस्टीट्यूट में यदि क्लास शेड्यूल्ड है तो आपको हर हालत में क्लास अटेंड करनी है। पेरेंट्स भी इस एक्सक्यूज को नहीं सुने कि ये चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ है, ये चैप्टर मेरा ऐसा है, ये चैप्टर वैसा है। आप सीधा बोलें कि भैया प्रतीक सर से बात करवा दो मेरी, आपको फिजिक्स की क्लास अटेंड नहीं करनी है, प्रतीक सर को मैसेज करो, यदि वो ओके कर देते हैं तो मैं आपको अलाउ कर दूंगा। आप आबिद सर को मैसेज करो, यदि ओके कर देते तो मैं अलाउ कर दूंगा। एमवाई सर को मैसेज करो, जीएम सर को मैसेज करो, एसएस सर को मैसेज करो, एसजे को मैसेज करो, ओके कर देते हैं तो मैं अलाउ करूंगा। पेरेंट्स इस मामले में बहुत पर्टिकुलर है, बच्चों की पूरे सालों की मेहनत गड़बड़ हो जाती है केवल इस एटीट्यूड की वजह से कि आप घर में बैठे होते हो, बंद कमरे में पढ़ रहे होते हो, आपके दिमाग में तरह तरह की चिंताएं आती है, और फिर नेट पे तरह तरह की चीजों में आप इन्वॉल्व होते हो, अलग अलग तरह की गाइडेंस फॉलो करते हो, और वहीं से आपकी गाड़ी पटरी से उतरना स्टार्ट होती है। तो ये इंश्योर करिए बिना किसी एक्सक्यूज के कि अपने को, चाहे जब तक क्लासेस चल रही हो, अपने को क्लास अटेंड करनी है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। आपको ये मेरी क्लिप अलग से आप बना लीजिएगा यूट्यूब पे जब मैं शेयर करूं तो, और आप देख लीजिएगा। मैं आपको चैलेंज कह रहा हूं कि यदि आप क्लासेस मिस करोगे तो अंडर परफॉर्म करोगे। कैसे बोल रहा हूं, मैं भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, मैं स्टैटिस्टिकली प्रिडिक्शंस कर रहा हूं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेसिस में प्रिडिक्शंस कर रहा हूं। हर साल बस चेहरे अलग होते हैं, हर साल नाम अलग होते हैं, बट पीछे की कहानी सिमिलर होती है। वही कहानी होती है कि क्लास में 5 प्रोफाइल के अलग अलग बच्चे होते हैं, एक प्रोफाइल रहती है जो कि अच्छी टैलेंटेड प्रोफाइल होती है, जो अच्छा कर सकती है, बट वो अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग अपने हाथों में ले लेती है। टीचर में विश्वास को ब्रेक करके, टीचर में डिवोशन को ब्रेक करके अपनी गाड़ी अपने हाथ में ले लेती है, और वहीं उनकी गाड़ी ट्रैक से उतरने लगती है। तो मेरी इस बात को बिल्कुल गहराई में आप लीजिएगा, दिल पे लीजिएगा, आपको चोट पहुंचे उसी तरह से लीजिएगा कि मुझे
क्लास मिस करने का मतलब है कि मैं इंस्टीट्यूट से डिटैच हो रहा हूं और स्ट्रेस को डे बाय डे इनवाइट कर रहा हूं। कोई एक्सक्यूज नहीं है कि बायोलॉजी में तो मेरा चैप्टर पढ़ा हुआ है। मैं आपको देखो इसके पीछे की कहानी समझाता हूं, क्योंकि मैं हर साल पढ़ाता हूं, आईआईटी बैच में पढ़ाता हूं, जहां पे बच्चों का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ हुआ होता है। और क्योंकि उनके रैंक पीछे होती है, पूरा सिलेबस वो वापस से पढ़ते हैं, एक एक क्लास अटेंड करते हैं। मैं पीछे की कहानी सुनाता हूँ कि आप अपने आप को कैसे समझा सकते हो। सपोज आपकी क्लास में अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चल रहा है। अब आपने यदि पहले पढ़ा हुआ है तो इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ऐसे बहुत माइन्यूट पॉइंट्स होते हैं जो कि टीचर क्लास में डिस्कस करता है, और एक्चुअली सिलेक्शन के लिए उन माइन्यूट पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि कहीं से भी एक भी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रैक से अलग हटके आ गया, वही आपका वहां पे कॉन्फिडेंस एकदम स्पॉइल कर देगा। आप एकदम वहां पे घबरा जाओगे, चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो इस तरह की चीजें कम से कम छूटनी चाहिए, जो कि इंट्रिकेसीज वाले पॉइंट्स हैं, जो कि क्लास में टीचर बताता है, जो कि नोट्स में लिखे हुए नहीं होते हैं। तो यदि क्लास मिस करोगे तो आपके वो छूटने की संभावनाएं बहुत ज्यादा से ज्यादा होगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल आप पढ़ाए हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल आप नोट्स में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखा है, V बराबर केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यदि हम इक्वेटोरियल प्लेन में देखें तो वोल्टेज की वैल्यू 0 है, और एक्सियल पोजीशन पे देखें तो वोल्टेज की वैल्यू केपी अपॉन आर स्क्वायर है, प्लस केपी या माइनस केपी अपॉन आर स्क्वायर है, थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री है। अब इसके पीछे एक और माइन्यूट पॉइंट है, ये है कि भैया ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जबकि प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में जो गैप है, उस गैप की कंपैरिजन में जिस पॉइंट पे अपन पोटेंशियल देख रहे हैं वो बहुत बड़ा हो, गैप बहुत छोटा हो। अब लास्ट टू लास्ट ईयर या प्रोबेबली लास्ट ईयर नीट में यही क्वेश्चन आ गया, जिसमें प्लस क्यू माइनस क्यू था, और जो गैप था और जिस पॉइंट पे अपने से पोटेंशियल पूछा था वो कंपेरेबल थे। अब मेजर बच्चे तो केपी अपॉन कोई कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लगा के फॉर्मूला लगा के आ गए। वहीं जिसको वो इंट्रिकेट पॉइंट पता था, जो कि लेक्चर में ही कवर अप होगा, वो बच्चा वहां पे उस क्वेश्चन को सही करके आ गया। और आप समझते हैं कि नीट में एक एक क्वेश्चन की कितनी इंपॉर्टेंस है, एक एक क्वेश्चन पे कितनी रैंक स्लिप करती है। या तो आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, या तो आप गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हैं या गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जा रहे हैं, या तो आप एम्स में जा रहे हैं या फिर एम्स में नहीं जा रहे हैं। तो जब स्टेक्स इतने हाई हो, एक एक नंबर की इतनी इंपॉर्टेंस हो, तो अपने एक्सपीरियंस पे भरोसा मत करिए, एक्सपीरियंस हमारे टीचर्स पे भरोसा करिए। आपको तो बस ब्लाइंडली हमारी उंगली पकड़कर साथ में चलना है, अंधभक्त बनना है हमारा। सफलता चाहते हो, अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो, तो अपना दिमाग पढ़ने लिखने में लगाओ। क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कब टेस्ट देना है, कब टेस्ट नहीं देना है, ये हम टीचर्स का काम है, आपका दिमाग लगाने का काम नहीं है। मैं इतना स्ट्रांगली और इतनी तेज आवाज में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बहुत दुख होता है जबकि बच्चा हमारे सामने सेलेक्ट हो सकता था और अपनी बेवकूफी की वजह से वो सिलेक्शन से बाहर हो जाता है। तो बहुत दुख होता है कि कितना पूरा साल बर्बाद हुआ, कितना बच्चा वो फिर एक लो फेस से जाता है, कितना ज्यादा प्रताड़ना उसको फील करनी पड़ती है। वो हर्ट, वो नुकसान इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। और वो केवल आपके बचपने की वजह से कि नहीं नहीं मैं तो अपने पार्ट पे रिवाइज करूंगा, मेरे तो ये चैप्टर बचे हुए हैं, मेरे तो वो चैप्टर बचे हुए हैं। मैं फिर से पेरेंट्स के सामने बोल रहा हूं, इस चीज को एकदम शट डाउन करना है। आपको केवल पढ़ना है, जिस ऑर्डर में जैसे हम पढ़ने को बोलेंगे आपको वैसे पढ़ना है। अपना दिमाग पढ़ने में लगाना है, अपना दिमाग प्लानिंग में नहीं लगाना है कि ये चीज अभी करेंगे और वो चीज बाद में करेंगे। प्लानिंग शेड्यूलिंग का काम हमारा है, आपको हमारे हिसाब से पढ़ना है। आप नहीं आपको केवल पढ़ना है, आपको ये दिमाग नहीं लगाना है यदि आप रिजल्ट लाना चाहते हो तो इसको बिल्कुल क्लियर कट इसी सेशन में समझ समझ लें। अपन बोर्ड के बाद मैं नेक्स्ट सेशन लूंगा जिसमें वापस से चीजें डिस्कस करूंगा। मुझे एक भी क्लास मिस नहीं चाहिए, मुझे एक भी टेस्ट मिस नहीं चाहिए। यदि अपने करियर के लिए सीरियस हो, अपनी पढ़ाई के लिए सीरियस हो, तो फिर अंधभक्त हमारा बनना पड़ेगा और एक एक चीज को फॉलो करना पड़ेगा। आप पिछले साल विधि का पूरी मेरे पास आके देख लो, क्लासेस की अटेंडेंस आके देख लो, टेस्ट की अटेंडेंस आके देख लो, हर चीज की अटेंडेंस देख लो, कहीं एक भी सिंगल जगह ए लगा हुआ हो तो, हर जगह पी लगा हुआ है। बाकी जितने बच्चे हैं, कृष को आप देख लो, लक्ष्य को आप देख लो, किसी को भी आप देख लो, यदि उनके कहीं पे भी ए लगा हुआ हो तो आप चाहे 690 नंबर ला रहे हो, 790 नंबर ला रहे हो, 700 नंबर ला रहे हो, आपको कोई चीज मिस नहीं करनी है। लगता है आई एम अवेलेबल, आई एम जस्ट अ क्लिक अवे, मैं एक क्लिक पर आपकी अवेलेबिलिटी पर हूं। आप मुझसे बात करिए कि सर मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है, काइंडली गाइड मी। बट आपको ये लिबर्टी नहीं है, आपको ये फ्रीडम नहीं है कि आप अपनी मर्जी से क्लासेस अटेंड करें, आप अपनी मर्जी से टेस्ट दें, आप अपनी मर्जी से टेस्ट नहीं दें।
स्टेक्स बहुत हाई हैं। अपने को अपनी मेच्योरिटी पे भरोसा नहीं करना है, हमारी मेच्योरिटी पे, पेरेंट्स की मेच्योरिटी पे भरोसा करना है। और पेरेंट्स भी इस चीज को क्लियर कट दिमाग में बैठाएं कि भैया अपने टीचर्स से कहलवाओ, मेरा कुछ नहीं है, मेरा कुछ नहीं है। आपके टीचर्स परमिशन देते हैं तो टेस्ट मिस होगा, आपके टीचर्स परमिशन देते हैं तो आपकी क्लास मिस होगी, अदरवाइज क्लास मिस नहीं हो सकती। ये अपने को समझना पड़ेगा कि आप अकेले तैयारी नहीं कर रहे हो, हम और आपके पेरेंट्स मिलके साथ में तैयारी कर रहे हैं। किस लेवल पे डीपली हमारे इमोशंस, हमारी एनर्जी आप में इन्वॉल्व है। तो इसमें अकेला अपने मैं ही सारे डिसीजन लूंगा, ये चीज आपको फिर आगे कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार कर रही है। आप स्ट्रेस इनवाइट कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं आगे कॉम्प्रोमाइज करोगे अपनी पढ़ाई में, अपने रिजल्ट में। सो मेक श्योर कि कहीं पे भी ना तो क्लासेस मिस होनी चाहिए, ना आपके टेस्ट मिस होने चाहिए, ना कोई डिस्कशन क्लास मिस होनी चाहिए। यदि डिस्कशन लगा है तो चाहे आपका 1 घंटा खराब हो, 2 घंटा खराब हो, आपको आना है। मैंने ऐसे बच्चों को परफॉर्म करते हुए देखा है जिनका 5 मई को एग्जाम है और 4 मई को टीचर्स से मिलके पैर छू के हंसी मजाक करके वो जाते हैं। हर दिन अपने को ऐसा करना है कि अपन इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं, टीचर्स से मिल रहे हैं, एक एक टीचर से मिलके जा रहे हैं एग्जाम के 1 दिन पहले। अलग ही हंसी मजाक का माहौल है, एकदम स्ट्रेस फ्री माहौल है। और अगले दिन जैसे अपन टेस्ट 60 आरजी में दिए थे, टेस्ट 61 नीट 24 का देने जा रहे हैं। और एल्स 15 दिन से बंद है कमरे में, ना टीचर्स से मिल रहे हैं, ना दोस्तों से बात कर रहे हैं, दिमाग में अननेसेसरी अननोन फियर्स आ रहे हैं, और कहीं पे एक क्वेश्चन इधर से उधर हुआ और आपकी सारी प्रिपरेशन का सत्यानाश हो जाना है। तो अपने को जैसा हम कह रहे हैं उसको फॉलो करना है। यदि आपने ट्रस्ट किया है आज ही ज्वाइन करके, तो इसको लास्ट तक ट्रस्ट मेंटेन करना है। इसमें किसी लेवल पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। कोई डाउट आता है, आई एम जस्ट अ क्लिक अवे, मैं जस्ट एक क्लिक पर हूं। आपका डाउट बहुत अर्जेंट है, आप मुझे अर्जेंट लिख के ऊपर भेजें, मैसेज के लास्ट में अर्जेंट लिखें। तो जब वो व्हाट्सएप में मैं देखूंगा तो अर्जेंट लिखा हुआ होगा, एट टॉप प्रायोरिटी मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगा, या कोई और टीचर होंगे वो मैसेज का रिप्लाई करेंगे। बट किसी भी लेवल पे ना कोई क्लास मिस होगी, ना कोई टेस्ट मिस होगा, ना कोई और डिस्कशन सेशन, रिवीजन शीट, कुछ भी मिस नहीं होगी, चाहे आपने रिवीजन कर रखा हो या नहीं कर रखा हो। वो लिबर्टी आपके पास नहीं है, इस चीज को अपन इंश्योर करें। तो अब कैसे अपन आगे अपने दिमाग को व्यवस्थित रखें, अपने दिमाग को ऊर्जा से भरपूर रखें, एनर्जी से भरपूर रखें, और अच्छी तरह से पढ़ाई कर पाए। दोस्तों देखिए क्या है, ये आदत आप डालिए कि हर दिन आपका एक जैसा बीतना चाहिए। यदि एग्जाम में परफॉर्म करना चाहते हो तो हर दिन एक जैसा बीतना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हर दिन एक जैसा बीतना चाहिए। हर टाइम मोर ओवर हमारे इमोशंस का लेवल एक एक इक्वानिमस लेवल, एक समभाव मेंटेन होता है। अपन बार बार अप एंड डाउन अपने इमोशंस में नहीं करते हैं। कैसे इसको करें, उसके लिए सबसे पहली चीज है डेली की प्लानिंग और ऑडिट की अपने को हैबिट मेंटेन करनी है। चाहे वो न्यूरॉन बैच है, चाहे सेरिब्रम बैच है, अपने को हर हालत में डिनर के बाद में अपनी डायरी लेके बैठना है, और अगले 24 घंटों में क्या क्या इवेंट्स होंगी, कि सुबह 6 बजे उठेंगे, कि 8 बजे आरजी पहुंचेंगे, 8:30 से 10 ये क्लास है, फिर उसके बाद ये क्लास है, फिर उसके बाद ये क्लास है, फिर फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन होगा, फिर घर आऊंगा, फिर लंच करूंगा, फिर पावर नैप होगी आधा घंटे की, उसके बाद फ्रेश होके और पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगा, और 3 से 6 में ये चीजें रिवाइज होंगी, उसके बाद ये चीज होगी, फिर उसके बाद ये चीज होगी। पूरा प्रॉपरली लिखा हुआ होना चाहिए हर दिन का। हर दिन का जो भी, चाहे वो क्लासेस हैं चाहे कोई और इवेंट है, आपकी 24 आवर्स की प्लानिंग होनी चाहिए। दिमाग को फिजिट करने का मौका ही नहीं होना चाहिए। 24 आवर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस किस टाइम पढ़ेंगे, वो क्लियरली मेंशन होना चाहिए। तो आज जब हम 13 फरवरी को बैठे हुए हैं, तो 13 फरवरी को 14 फरवरी की प्लानिंग करी जाएगी, और 13 फरवरी का जो आपने दिन बिताया उसको ऑडिट किया जाएगा कि आपने 5 चीजें सोची थी पढ़ाई के लिए, और आप उसमें से 3.5 चीज कर पाए, बिना डिस्करेज हुए, बिना डिस्करेज हुए, क्योंकि आपने कहीं लापरवाही नहीं करी। आपने पूरा दिन व्यवस्थित तरीके से बिताया, उसके बाद भी आप 1.5 चीज, 1.5 पोर्शन आप नहीं पढ़ पाए। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जब हम प्लान करते हैं तो डेफिनेटली ओवर प्लान कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि बार बार एक ही चीज कर रहे हैं। तो ऐसे में वो 1.5 पोर्शन जो है वो नेक्स्ट डे में अपने आप कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो धीरे धीरे, मतलब हर दिन की प्लानिंग होगी, नेक्स्ट डे की प्लानिंग होगी,
और प्रीवियस डे का ऑडिट किया जाएगा कि भाई जितना हुआ, और उसको आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा, ताकि कहीं कोई जरा सा भी फिजिट करने का मौका नहीं मिले, क्या पढ़ूं क्या नहीं मिलूं, और पढ़ूंगा फिर टेंशन आने लगे, या कुछ पढ़ने बैठा हूं तो ध्यान आ रहा है वो भी पेंडिंग है, वो भी पेंडिंग है, वो भी पेंडिंग है, ये पढ़ लेता हूँ, थोड़ी देर ये पढ़ा तो उसको हटा के फिर कुछ और पढ़ना स्टार्ट किया, वो चीज नहीं हो। यदि पढ़ते पढ़ते एकदम दिमाग में आता है, फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में आता है कि केमिस्ट्री का वो करना है, तो यू से भाई प्लानिंग हो रखी है, अब इसमें अपन ब्रेक नहीं करेंगे, पहले ये काम फिनिश होगा, उसके बाद नेक्स्ट काम होगा। तो दिमाग को सही ट्रैक पे मेंटेन करने का प्लानिंग ऑडिट ये रोज का तरीका है। फिर इसके बाद में देखिए, कौन बच्चा एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाता है? जो मेंटली टफ है, जो मेंटली टफ है। आपके एग्जाम में इंफॉर्मेशन ढेरों बच्चों के पास में है, ढेरों बच्चों के पास में है, और ढेरों बच्चे 700 प्लस लाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, कोई खास बात नहीं है। कारण क्या? कि भाई क्योंकि डिफिकल्टी लेवल नहीं है, सिलेबस में ज्यादा, मतलब लेंथ ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, बट डिफिकल्टी उतना लेवल नहीं है, मैथमेटिक्स उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो ऐसे में ढेरों बच्चों के लिए पॉसिबल है कि वो 700 प्लस नंबर लेकर आए, 680 प्लस नंबर लेकर आए। बट इक्वल लेवल के बच्चे में से कौन अच्छा परफॉर्म कर पाता है? जो मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है। तो अब ये मेंटल स्ट्रेंथ कैसी बढ़ाई जाए? मेंटल स्ट्रेंथ कैसी बढ़ाई जाए? मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको अपनी समझ, अपनी विचार शक्ति को थोड़ा और मजबूत करना पड़ेगा। जो ये जल्दी घबरा जाने वाला एटीट्यूड है ना, उसको ऑब्जर्व करके खुद मैनेज करना सीखना पड़ेगा। मेरी बात को फिर से गहराई में समझना। क्षमताएं बहुत बच्चों के पास में है। यदि बच्चों का टेंशन फ्री एनवायरनमेंट में वाइवा लिया जाए, टेंशन फ्री एनवायरनमेंट में उनका एग्जाम लिया जाए, ये कहा जाए कि भाई इस पे कुछ स्टेक पर नहीं है, तो ऐसे में ढेरों बच्चे 650 प्लस, 700 प्लस नंबर लेकर आएंगे। बट वो रियल टाइम जब एग्जाम होता है, जब आपको मालूम होता है कि अगले 3 घंटे में जो मैं बिताने जा रहा हूं, उससे मेरा डिसाइड होगा कि मैं एम्स में जा पाऊंगा नहीं जा पाऊंगा, मेडिकल कॉलेज में जा पाऊंगा या नहीं जा पाऊंगा, तो उस फीलिंग के साथ में कौन बच्चा परफॉर्म कर पाता है? जो मेंटली एक्सेप्शनली टफ होता है, जिसको फर्क ही नहीं पड़ता, 5 क्वेश्चन गलती हो गए, हो गए, हो गए, सीखूंगा, क्रिप नहीं करूंगा, डिस्करेज नहीं होऊंगा। तो ये जो अगले 30 टेस्ट, 25 से 30 टेस्ट आपके हैं, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है वो मेंटल टफनेस को लाने की। और वो बच्चे जो पेपर लेके, सर इसमें क्या करें, नंबर कैसे बढ़ाएं, सर 5 नंबर कट गए, सर यहां देखो गलती से लाइन से क्वेश्चन गलत हो गए, सर ईएमआई तो हो ही नहीं पा रहा है, सर ये तो हो ही नहीं पा रहा है। वो क्लियर देखो, हम तो क्या है, बड़े प्यार से आपको समझाएंगे, मेरी बात को देखो, मैं स्ट्रांगली कन्वे कर रहा हूं ताकि आपके दिल पे गहरी चोट पड़े, आप मेरी बात को समझ पाओ, इसलिए मैं थोड़ी स्ट्रांग वॉइस में बोल रहा हूँ। नॉर्मली मैं इतनी स्ट्रांग वॉइस में नहीं बोलता हूँ, आई एम अ सॉफ्ट स्पोकन पर्सन, बच्चे जानते हैं। मैं रेयरली इस तरह से हार्श टोन में बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। आप समझना, आपको समझ का सोर्स अंदर से लाना है। कैसे? अब मान लीजिए आपने एक पेपर देने गए आप, और उस पेपर में आपने 15 गलतियां कर दी। अब वो 15 गलतियां करी, उसमें प्रतीक सर, उसमें एमवाई सर, उसमें आबिद सर, ये क्या करेंगे? क्लियर कट है कि भाई ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में या तो आपने फॉर्मूला गलत लगाया, या आपको फॉर्मूला याद नहीं आया, या फॉर्मूला लगाते वक्त आपने डेटा गलत डाला, या डेटा सही डाला तो कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी, या कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी तो टिक करने में ही मिस्टेक कर दी। ऐसी कुछ पॉसिबल मिस्टेक्स हैं। अब इसमें कोई भी फैकल्टी क्या करेगी? ये तो आपको अंदर से मजबूती चाहिए कि भैया ये गलती हो गई, इसका ध्यान रखेंगे। इसमें क्या परेशान होना है? इसमें क्या परेशान होना है? आज आपने 5 चीजें पढ़ने की सोची थी, और आप 3.5 चीज ही पढ़ पाए। अब आप बैठ के फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, अरे यार
प्लान करता हूँ इतना हो नहीं पाता। बच्चे हमारे पास आते हैं, सर जो प्लान करता हूँ वो पूरा हो ही नहीं पाता है। अब 11th के बच्चे आ रहे हैं, इट इज ओके, नए नए आए हैं, उनको समझाना है। बट आप इतनी सारी क्लासेस अटेंड कर चुके हो, इतनी बार आपको समझाया हुआ है, अब उस जो इनपुट आपके पास है वहीं से आपको आंसर निकालने हैं। यदि इस तरह की हैबिट डेवलप करेंगे तो वो एक्सेप्शनल कॉन्फिडेंस, वो एक्सेप्शनल मेंटल एटीट्यूड आपके पास में होगा, जो कि एग्जाम में आपको एकदम बढ़िया तरह से सेल कराएगा। और हर दिन टीचर के पास, सर ये गड़बड़ हो रहा है, सर ये गड़बड़ हो रहा है, तो फिर उस केस में आप अंदर की मजबूती जनरेट नहीं कर रहे हो। एग्जाम में जैसे ही 2 क्वेश्चन में आप गड़बड़ किए, वहीं आपके हाथ पैर फूले, वहीं आपकी ब्रीदिंग एबनॉर्मल हुई, वहीं आपका थॉट्स का फ्लो ब्रेक हो गया और आपका पेपर बिगड़ गया। 24 क्रॉस हो गया। अब 25 देखेंगे या स्ट्रीम चेंज करेंगे या कोई और डायरेक्शन लेंगे। तो मेरी इस बात को बहुत बढ़िया तरह से समझने की कोशिश करो कि हर प्रॉब्लम का एक बार अपने आप से शांति से समाधान पूछने की कोशिश करो, जिसको हम बोलते हैं अपने सुपर कॉन्शियस माइंड से कनेक्ट होना। कि भाई आपको मालूम है कि मैंने दिन भर अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है, अब 5 चीजें सोची थी, 3.5 चीज ही हो पाई, तो अब इसका समाधान क्या है कि अगले दिन मैं इसको कवर करूंगा, इसके अलावा और क्या हो सकता है। बट आप इस चीज पे फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, इस चीज पे डिसअपॉइंट हो रहे हो, तो आप अपनी समझ को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। जो आपके अंदर समझ ऑलरेडी हमारे थ्रू आई है, अपनी मेच्योरिटी के थ्रू आई है, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, एग्जाम में फिर आप गड़बड़ करने के चांसेस हैं। तो अब से रोज आपको अपनी दिन भर की इश्यूज को पहले खुद हैंडल करने की कोशिश करनी है। और ये कैसे होगा? ये रोज की चिंतन शक्ति को डेवलप करने से होगा। डिनर के बाद में अपने चुपचाप अपने कमरे में चले जाओ। डिनर करने के बाद में क्या होता है, एकदम खाना बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मोस्टली हमारा सेंसेस शांत होते हैं, हम रिलैक्स्ड होते हैं। खाना खाने के बाद में अपने कमरे में चले जाओ, डायरी डायरी लो, रजिस्टर लो, और शांति से पूरे दिन का एनालिसिस करो। जहां जहां आप कुछ नहीं कर पाए, उसका खुद से कि यार लक्ष्य क्या हुआ, तूने 50 क्वेश्चन सोचे थे, 40 ही हो पाए। अब उसका कारण ढूंढो कि यार तूने पूरा टाइम यूटिलाइज किया, कुछ क्वेश्चन डिमांडिंग थे, कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन अपन या तो अभी कर लेंगे या कल अपन कवर कवर कर लेंगे। आज मान लो टेस्ट हुआ था, टेस्ट में आपका स्कोर, आप सोच रहे 620 आएंगे और आपका स्कोर आया 590। आज की इवेंट है टेस्ट की स्कोर की। आप बैठे कि यार ये तू सोच रहा था कि क्वेश्चन सही हुआ है, बट ये गलत हुआ है। अब गलत हुआ है तो इसमें इमोशनल क्या होना है? इसमें कोई टीचर की वजह से तो गलत हुआ नहीं है ये, कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन और टीचर के पर्सपेक्टिव की वजह से नंबर नहीं मिले। ये तो सीधा सा है कि भाई तेरे को ये फॉर्मूला याद ही नहीं आया। तब इसमें रोना धोना क्या है? इस फॉर्मूला को तेरे को पढ़ना है। जितना टाइम तू अपने अननेसरी इमोशंस में लगाएगा, उससे जल्दी में तो रिवाइज कर लेगा तू। इसमें दिक्कत क्या है? तो ऐसे दिन भर में जो परेशानियां आ रही हैं, अपन डिनर के बाद में बैठ के उनका खुद समाधान निकालने की कोशिश करें। वो यदि अपन सोचेंगे तो आपको इतना इनफ इंफॉर्मेशन है। क्यों? क्योंकि 2 साल से 3 साल से हमारे संपर्क में हो, और वैसे भी आपकी समझ है। आप 17+, 18+ के बच्चे हो, दिमाग में है चीजें। बस हम क्या होते हैं, अपने आप से कनेक्ट नहीं करते, बाकी दुनिया जहान से कनेक्ट करते हैं। अपने आप से कनेक्ट करेंगे ना शांति से, तो आपको अंदर से समाधान मिलने लगेंगे। और उससे क्या होगा? उससे एक अजीब सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा होगा। हिकअप्स को, टर्मोइल्स को, टर्बुलेंस को, अनिश्चितताओं को, घबराहट को, फियर को हैंडल करने की आप में क्षमता आने लगेगी। और अगले 75 दिन यदि हर दिन हम इसको एक्सरसाइज करें, तो 75 दिन बहुत बड़ा पीरियड है इस चीज को डेवलप करने का। तो इसलिए रोज इसे पढ़ाई का पार्ट मानिए, कि अपने को डिनर के बाद बैठना है शांति से, दिन भर का एनालिसिस करना है, जो अच्छा किया उसके लिए खुद को शाबाशी देनी है। भाई अब काम किसको करना है? आपके दिमाग को करना है। काम किसको करना है? आपकी बॉडी को करना है। तो जब आपके दिमाग को आप शाबाशी दोगे,
आपकी बॉडी को आप शाबाशी दोगे तो ये दोनों आपकी सर्विसेज के लिए रेडीली अवेलेबल रहेंगे। आप इसी पे फ्रस्ट्रेट होगे, आप इस पे फ्रस्ट्रेट होगे तो ये कैसे आपको बेस्ट सर्विसेज देंगे। मेरे ऑफिस में कई एम्प्लॉयज हैं, आते जाते उनको डांटता हूँ, करता हूँ, उनको गलत एक्सप्रेशन देता हूँ, कितना अच्छी तरह से वो काम करेंगे? डर के मारे थोड़ा बहुत कर देंगे, अंदर से दिल से कब कर पाएंगे? जब हर बार मैं उनसे अच्छी इमोशंस जाहिर करता हूँ, उनसे कनेक्ट होता हूँ, उनको अप्रिशिएट करता हूँ, उनकी एनर्जीज को अपलिफ्ट करता हूँ। तो सेम, बॉडी और माइंड आपके दो एंटिटीज हैं, ये आपको सर्व करने के लिए है। और इस बॉडी और माइंड को आपको हर दिन अप्रिशिएट करने के मौके निकालने हैं कि भाई आज तूने सोचा था सुबह 6 बजे और पहली बार में उठ गया, वाह लक्ष्य क्या बात है, बहुत बढ़िया। तूने 3 घंटे पढ़ाई का सोचा था और 3 घंटे पूरा फिनिश किया, वेरी गुड। तो पहले दिन भर में जितनी चीजें आपने बढ़िया तरह से एग्जीक्यूट करी हैं, उन चीजों के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करो, सो दैट अंदर एक सेल्फ एस्टीम बेटर हो, खुद के लिए फीलिंग बेटर हो, सो दैट हम अपना काम अच्छी तरह से कर पाए। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कि आपने जितना सोचा था उतना नहीं हुआ, या आप कहीं डाइवर्ट हो गए, कहीं डिस्ट्रैक्ट हो गए, जो आपको करना चाहिए था वो आपने नहीं किया, कुछ और किया। तो उसके लिए अपने साथ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट लेकर आओ कि भैया ये क्या कर रहा है वंश, तेरे को सर ने क्लियर कट बोल रखा है कि 8 बजे तक कोई मोबाइल दिन भर में काम में नहीं आएगा, फिर तूने कैसे 8 बजे पहले मोबाइल उठा लिया? किसने परमिशन दी तेरे को? एक तरफ डॉक्टर बनना चाह रहा है, एक तरफ तेरे से इतना सा कंट्रोल नहीं हो रहा कि तू मोबाइल बार बार चेक कर रहा है, कभी ये करता है कभी वो करता है। दिस इज नॉट गुड भैया, इस तरह से डॉक्टर नहीं बनेंगे, इस तरह से एग्जाम बेटर नहीं होगा। खुद के साथ इस तरह का संवाद करना कि जो अच्छी चीजें हैं उनको अपन अप्रिशिएट कर रहे हैं, और जिन चीजों में अपन जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर रहे हैं, स्लिप हो रहे हैं, उसमें खुद के साथ डिससेटिस्फैक्शन जनरेट कर रहे हैं, खुद के साथ डिसअपॉइंटमेंट जनरेट कर रहे हैं, और खुद को वार्न कर रहे हैं कि भैया इस तरह से यदि चलोगे तो फिर आपको मंजिल नहीं मिलेगी। मंजिल पे पहुंचना है तो इस रास्ते से ही जाना है, बार बार रास्ते से नीचे नहीं उतरना है। ये रोज आपका खुद के साथ संवाद होना चाहिए। इसको बोलते हैं चिंतन, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन। ये आपका रोज आपके साथ संवाद होना चाहिए। तो मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा आप अपने आप से कनेक्ट करके अपने अंदर छिपी हुई क्षमताओं को बाहर ला सको, अपनी समझ को विकसित कर सको। ये आपको एग्जाम में रियल टाइम काम आएगी। एग्जाम में पढ़ाई लिखाई काम आएगी, बट बच्चों में बोल रहा हूं पढ़ाई लिखाई ढेरों बच्चों को आती है। आप अपना भी पास रिकॉल करोगे, जो न्यूरॉन बैच में कई बच्चों को पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर भी आते होंगे। यदि आपने 590 स्कोर किया, हो सकता है आपको 630 का स्कोर आता, आपको 600 650 का पेपर आता हो, बट आप वहां पे घबरा गए, वहां पे आपने गलतियां करी, क्यों? क्योंकि आप मेंटली टफ नहीं थे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी मेंटल टफनेस पे रूटीन में काम करें, हम अपने अंदर से समझ को डेवलप करने की कोशिश करें। ये हमारे इस एग्जाम में भी काम आएगी और थ्रू आउट आगे काम आएगी। इसमें अपने को बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। ये रोज की अपनी पढ़ाई लिखाई के साथ में ये अपने को चाहिए। तो ये हमारी रोज की प्लानिंग, ऑडिट और इंट्रोस्पेक्शन वाला पार्ट हुआ। अब क्या शेड्यूल हो, पढ़ने लिखने का क्या शेड्यूल हो? एग्जाम आपका 2 बजे से लेके 5:15 5:20 इस ड्यूरेशन के बीच में है। आपका 1:30 से 5:30 के बीच में दिमाग हाईएस्ट लेवल पे एक्टिव होना चाहिए, 1:30 से 5:30 के बीच में। तो अब ऑब्वियसली आप न्यूरॉन बैच में हो, तो आप क्लासेस फिनिश करके घर पहुंच रहे हो, तो आप पढ़ने 3 बजे तक पहले नहीं पढ़ सकते हो, 3 बजे से पहले नहीं पढ़ने बैठ सकते हो, इट इज ओके। बट बाकी जितने भी बच्चे हैं उनको ये इंश्योर करना है कि 1:30 से 5:30 के बीच में आप अपनी चेयर पे बैठते हो, पानी की बोतल आपके पास में होती है, और आप उस ड्यूरेशन में ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, क्वेश्चन सॉल्व करते हो। चाहे बोर्ड की तैयारी चल रही है उसमें भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अपनी दिमाग को, अपनी सर्केडियन रिदम को लेकर आना है कि 1:30 से 5:30 के बीच में हम हाईली एक्टिव स्टेट में होते हैं। अपना खाने लंच का टाइम, अपना रेस्ट का टाइम, ये सब डेली बेसिस पे ऐसे ही मेंटेन करना है कि 1:30 से 5:30 के बीच में हम टेबल चेयर पे बैठते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, चाहे वो बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। और उसमें भी आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि आप तीनों चारों सब्जेक्ट को मिक्स करके पढ़ते हो।
तीनों चारों सब्जेक्ट को मिक्स करके पढ़ते हो। ये आपको डेली बेसिस पे अप्लाई करने की कोशिश करनी है कि बार बार चैप्टर चेंज होता है, कि अभी लॉज ऑफ मोशन, कि अभी मोमेंटम, कि अभी ये। ऐसा करने का तरीका क्या है? न्यूरॉन वालों को सिलेबस खत्म होने का वेट करना है, बट सेरिब्रम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करना है? आप कोशिश करो कि 1:30 से 5:30 के बीच में आपके पास इतनी सारी रिवीजन शीट्स हैं, आपके पास इतने सारे टेस्ट पेपर्स हैं, आप 2 रिवीजन शीट, 2 टेस्ट पेपर्स ऐसे प्लान कर लो पहले से। और 1:30 से 5:30 के बीच में आपका नीट आवर है, चाहे बोर्ड चल रहा है आपका, बट स्टिल आपका नीट आवर है, नीट ड्यूरेशन है ये। उसमें आप क्या करोगे? आप उसमें पेपर को पूरा रिवाइज करोगे, क्योंकि आपको बार बार इस क्षमता को विकसित करना है कि एकदम एलओएम से सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से ईएमआई, ईएमआई से सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर से थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स से हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर से थर्मल प्रॉपर्टीज, रोटेशन, एसएचएम, फिर इधर चैप्टर, फिर उधर चैप्टर, फिर जूलॉजी, फिर बॉटनी। लगातार दिमाग में ऐसे गियर चेंज होना चाहिए। इसके लिए आपको डेली बेसिस पे अपने आप को अडेप्ट करना है। तो 1:30 से 5:30 के बीच में आपको 2-2 पेपर पकड़ने हैं। इतना सफिशिएंट मटेरियल आपके पास होना चाहिए कि 1:30 से 5:30 के बीच में आप पेपर्स को रिवाइज करो, उनके थ्रू लगातार टॉपिक्स को चेंज करो। आपका दिमाग यूज टू हो रहा है, ऐसा नहीं बस एक चैप्टर लेके बैठ गए, 2 चैप्टर लेके बैठ गए और 1:30 से 5:30 के बीच में 2 चैप्टर कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा डिफरेंट वेराइटी टॉपिक्स के आपको कवर अप करने हैं उस ड्यूरेशन में। तो उसके लिए बेस्ट आपका जो टेस्ट पेपर्स दिए हुए हैं, जो रिवीजन शीट्स दी हुई हैं, वो बेस्ट है। जितने आपके असाइनमेंट्स हैं उनको एक साथ क्लब इकट्ठा करके और आप प्लान कर लो कि भाई कल ये 2 टेस्ट पेपर रिवाइज होंगे, कल ये 2 रिवीजन शीट साथ में रिवाइज होगी। इस तरह से आप करो 1:30 से 5:30 के बीच में। पढ़ाई डिफिकल्ट नहीं है, सही तरह से दिमाग को, बॉडी को अपन यूज में लेंगे, बहुत सही तरीके से आपको सपोर्ट करेगी। ये आपको इंश्योर करना है। तो दिन भर का एक व्यवस्थित शेड्यूल है। दिन भर जो शेड्यूल बना रहे हैं, अपने को चॉइसलेस स्टेट में डाल के चल रहे हैं। ये चॉइसलेस वर्ड लिखना मेरा, चॉइसलेस। चॉइसलेस क्या होता है? मम्मा जब आपकी सुबह उठती है, अनलेस घर में फुल टाइम मेड है, हाउस हेल्प है, जो ही खाना पीना सब कुछ देखती हैं, देखते हैं, तो बात अलग है। आपकी जब मम्मा सुबह उठती है तो शी इज इन चॉइसलेस स्टेट, कि लंच ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, सबको प्रॉपर मील्स देनी है। ये उनके लिए एक चॉइसलेस स्टेट है, रोज उनको ऐसा करना होता है। आज तो मन नहीं है नाश्ता बनाने का, ऐसे मम्मा नहीं बोलती कि आज तो मन नहीं है नाश्ता बनाने का, आज तुम देख लो तुम्हारे को क्या करना है, आज तो मेरा मन नहीं हो रहा डिनर का। वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास है, वो सेंस ऑफ केयर उनमें है कि शी इज इन चॉइसलेस स्टेट, कि रोज ये काम होना होता है, अनलेस वो बीमार होती हैं, अनलेस कोई और अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं। सेम मैनर बच्चों, अब अपने आप को इस चॉइसलेस स्टेट में मेंटली डालने की कोशिश करो कि भैया ये शेड्यूलिंग है और इसको फॉलो करना है। यू जस्ट शट अप, अपने माइंड को जस्ट बोलना है, यू जस्ट शट अप, ये काम है, इस तरह से होगा। या तो डॉक्टर बनो या फिर अपने माइंड की सुनो। तो उस तरह की चॉइसलेस स्टेट अपने आप को दो, फोर्स करके अपने आप को उस तरह की चॉइसलेस स्टेट दो कि ये प्लान किया और ये एग्जीक्यूट होगा। घर पर हो, रात में सो गए हो 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, जितनी बजे भी सो रहे हो, 7 घंटे, 6.5 घंटे, 6 से 7 घंटे ऐड करके अलार्म बजना है। और पहले अलार्म के कॉल पे सीधा ब्लैंकेट हटना चाहिए, रजाई हटनी चाहिए और अपन बिस्तर से बाहर आने चाहिए। अपने कमिटमेंट का लेवल उस स्तर पर होना चाहिए कि अपन ने जो सोचा है वो ठीक तरीके से एग्जीक्यूट हो। ये सब मेंटल टफनेस अपने लिए ठीक तरीके से बढ़ाने की वो है, कि अपना सेल्फ एस्टीम बढ़े, अपना कॉन्फिडेंस बढ़े, अंदर से अपने को मजबूती फील हो। तो दिन भर के लिए प्रॉपर प्लानिंग है। अब ये एक जो पॉइंट आता है डीप वर्किंग, शैलो वर्किंग, मेरा वर्ड नोट करना, डीप ऑब्लिक शैलो, डीप ऑब्लिक शैलो, डीप ऑब्लिक शैलो वर्किंग। डीप वर्किंग क्या है? डीप वर्किंग है कि स्वस्थी बैठी है और वंश बैठा है और फोन यहाँ पे टेबल पे रखा हुआ है, आधा घंटा पढ़े और फिर रैंडमली फोन उठा के कुछ देखने लग गए। कोई मैसेज चेक किया, कुछ फीड चेक की, 2-5 मिनट कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, फिर फोन को रखा, फिर पढ़ने लग गए। फिर आधा पौन घंटे पढ़े, फिर एकदम दिमाग में कुछ वर्म आया, उठ के किचन में चले गए, कहीं और चले गए। मतलब हर आधा घंटे में, हर पौन घंटे में अपन अपनी रिदम ब्रेक कर रहे हैं।
जो सीमेंटिंग अंदर न्यूरो स्ट्रक्चर की हो रही थी, जो टॉपिक पढ़ रहे थे, जो मजबूती आ रही थी, उसको रैंडमली ब्रेक करके अपन किसी और काम में हो रहे हैं और फिर वापस आ रहे हैं। दोस्तों, इसमें बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। इसमें जो हम 3 घंटे पढ़ाई करते हैं, 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, उसका आउटकम बहुत कम आता है। और जो हम सोचते हैं कि यार टेस्ट में रिकॉल क्यों नहीं हो रहा, चीजें याद क्यों नहीं आ रही है, इस वजह से कि अपन ने उस लेवल पे डीप वर्किंग नहीं करी। यदि 3 घंटे पढ़ने बैठे हो तो ये शट होना चाहिए, आपकी स्टडी टेबल पे ये होना नहीं चाहिए। वो कमिटमेंट लाना पड़ेगा कि मेडिकल कॉलेज में जाना है, अपने सपने पूरे करने हैं, बढ़िया तरह से पढ़ाई करनी है, तो दिन भर का डिसिप्लिन साथ में चलेगा। तो एक डिस्ट्रैक्शन का अपनी शाम की 15 मिनट से आधा घंटे की विंडो फिक्स कर लो कि ये मेरी डिस्ट्रैक्शन विंडो है। इसमें मैं सारे मैसेजेस वगैरह जो चेक करना है, किसी से कम्युनिकेट करना है, दोस्त से बात करनी है, सब कुछ उस 15 मिनट से आधा घंटे की विंडो में होगा। बाकी दिन भर अपने को मालूम ही नहीं कि मेरा फोन कहाँ पर है। कोई अर्जेंसी होगी, घर में दूसरे लोग हैं, उनके पास फोन आ जाएगा। मेरे को दुनिया से कनेक्टेड रहने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगले 80+ दिनों के लिए उस लेवल का कमिटमेंट, उस लेवल की ईमानदारी, उस लेवल का डिवोशन अपन मेंटेन करें कि दिन में 15 मिनट से आधा घंटा एक फिक्स टाइम में अपन अपने गैजेट को एक्सेस करेंगे। और बाकी टाइम ये बंद है। अपने को मालूम है कि भाई वंश से बात करनी है तो शाम को 7:30 से 8 के बीच में करनी है, बाकी टाइम वो अवेलेबल नहीं है। कोई बहुत अर्जेंट है, पेरेंट्स के पास आ जाएगा फोन, पेरेंट्स के पास आ जाएगा मैसेज। रात में पढ़ते वक्त फोन या कोई भी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपके कमरे में नहीं होना चाहिए। दिस शुड बी प्रिटी मच क्लियर। पेरेंट्स इस बात को अच्छे से सुने। कितना ही भरोसा है, बच्चा कितना ही समझदार है, कितना ही हम ट्रस्ट रखते हैं, आई हैव सीन सो मेनी केसेस जहां पे बच्चों ने टाइम खराब किया है और परफॉर्मेंस को स्पॉइल किया है। तो मैं उस चीज को अभी रखूं ही नहीं मेरे पास में, जहां पे कहीं भी थोड़ा बहुत भी चांस हो कि आज रात में मैं पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट होकर किसी और एक्टिविटी में लग जाऊं। आपको क्लियर कट, आप पढ़ रहे हो, आपके कमरे में ही कोई गैजेट नहीं होना चाहिए। ये अपन उस लेवल का डिसिप्लिन मेंटेन करें, हर दिन मेंटेन करें, तो आप एक्चुअली वर्थवाइल हो कि आप दूसरे लोगों से आगे बढ़ के एप्रिन पहन सको, मेडिकल कॉलेज में जा सको, अच्छा परफॉर्म कर सको। नहीं तो आप केवल बस सपना देख रहे हो, उस लेवल पे आप कॉम्पिटेंट हो ही नहीं, उस लेवल पे आपका कमिटमेंट है ही नहीं। तो ऊपर वाले की तरफ से इस तरह से इनजस्टिफिकेशन नहीं होता। ढेरों बच्चे हैं जो कि बहुत शानदार कमिटमेंट से अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं। यदि हम उस कैटेगरी में आते हैं तो हमारे को सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इंश्योर करें कि इस तरह का अपना कमिटमेंट हो, दिन भर में एक फिक्स्ड ड्यूरेशन में हमारा फोन एक्सेस होता हो। और ये हम जब अगले साल सोचें तो हमारे मन पे एक अलग ही संतोष, एक अलग ही स्माइल आए, यार क्या वो 80 दिन थे। उन 80 दिनों में जैसा डिसिप्लिन रखा, लाइफ में वैसा डिसिप्लिन नहीं रखा। उन 80 दिनों में जैसा मेच्योरिटी रखी, उन 80 दिनों में जैसी समझदारी रखी, उन 80 दिनों में जो मेहनत की, लाइफ में अभी तक ऐसी मेहनत नहीं करी। इतना निचोड़ना है अपने आप को, इतना कमिटमेंट, इतना डिसिप्लिन अपने आप को इन 80 दिनों में, 80+ दिनों में अपने आप को देना है। जो कि आप दे सकते हो तब होगा जब हम टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ कदम से कदम मिला के हम एज अ टीम आगे बढ़ेंगे। तो ये डेली बेसिस पर है। अनड्यू फियर्स को, अनड्यू एंजाइटीज को, अनड्यू इनसिक्योरिटीज को, अनड्यू स्ट्रेस को भगाने का क्या तरीका है? जो मैं बहुत स्ट्रांगली फील करता हूं वो ये है कि हमारी 15 मिनट से लेके आधा घंटे के बीच में एक ऐसी रिगरस फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए जिसमें हमारा पूरा ऊपर से नीचे तक पसीना हो जाए, हम अपने लिए बहुत अच्छी फीलिंग जनरेट करें। ये यदि आप एग्जाम में वो एक अलग सा कॉन्फिडेंस चाहते हो, एक अंदर से आत्मविश्वास चाहते हो, दिन भर किसी तरह का स्ट्रेस बिल्डअप ही नहीं हो रात में सोते वक्त, तो ये एक शानदार टूल है जिसको आप अप्लाई करके स्ट्रेस से बच सकते हो। अब क्या करें एक्टिविटी में? कुछ नहीं करना है। आपके पास बैडमिंटन का रैकेट है, शटल है, कमरे की दीवार पे आप 15 मिनट आराम से शटल खेलो, शटल और रैकेट से खेलो। आपके पास बॉल है, बैट है, कमरे की दीवार पे बॉल बैट से आराम से खेलो। क्या करो, 15, आपको डांस का शौक है, यूट्यूब पे कोई भी 15 मिनट का वीडियो लगा लो और कमरा बंद करके आराम से 15 मिनट डांस कर लो। 15 मिनट का कोई भी फुल बॉडी वर्कआउट करा लो, लगा लो एरोबिक्स का।
और शानदार तरीके से 15 मिनट का आप वर्कआउट करो। 15 मिनट छत पे चले जाओ, खुद ही पुशअप्स, स्क्वाट्स, लंजेस जो आपको करना है 15 मिनट करो। बट यदि अंदर से कॉन्फिडेंस चाहते हो, अंदर से कमिटमेंट चाहते हो, तो फिर ये मानना करना पड़ेगा। मैं सर जोर आता है, सर मन नहीं करता। मन को तो अपने को ओवरराइड करना पड़ेगा, जो चीजें जरूरी है वो एक एक चीज करनी पड़ेगी। मन नहीं हो रहा सर, कभी किया ही नहीं, नहीं चलेगा। मैं ऐसा बच्चा चाहता हूं कि 5 मई को एग्जाम है और 4 मई को भी आप छत पे जा रहे हो और 20 मिनट अपना वर्कआउट कर रहे हो। जितना एग्जाम वाले एक दिन पहले जितना नॉर्मल हो गए, एग्जाम के अच्छा होने की संभावना उतनी ज्यादा है जितना आप नॉर्मल रहोगे। तो इसीलिए मैंने अपने सेशन के स्टार्टिंग में बोला था कि हर दिन हमारा एक समान बीतना चाहिए। तो भैया शाम को 6 से 6:30 के बीच में छत पे चले जाते हैं और आराम से 15-20 मिनट अपन वर्कआउट करते हैं। कहीं ऐसी जगह अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे कि इंजरी हो। मैं वैसा नहीं कह रहा हूं। मैं कहीं बाहर जाने की नहीं कह रहा हूं, ना बाहर जाके खेलने की बोल रहा हूं। आप कमरे में ही खेल लो। बस आपकी पूरी टॉप टू बॉटम बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए। मेरे से ज्यादा बायोलॉजी आप समझते हो, फिजियोलॉजी आप समझते हो। दिमाग को डीप लेवल पे ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है बढ़िया फंक्शनिंग के लिए। तो जब हम इस तरह की कुछ 15-20 मिनट की आधा घंटे की एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें हम ब्रीथलेस स्टेट में आते हैं, ब्रेथलेस स्टेट में आते हैं। हम बहुत डीप ब्रीदिंग करते हैं और डीप ब्रीदिंग हमारे दिमाग की मसल्स को रिलैक्स करती है। जितना अनड्यू स्ट्रेस होता है वो बाहर जाता है और कई तरह के केमिकल सीक्रेट होते हैं जो हमें एक अच्छी फीलिंग प्रिवेल कराते हैं। हमारी अपने लिए फीलिंग अच्छी होती है। तो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो, ये भी एक टूल है जो रोज अप्लाई करना पड़ेगा। 4 मई को भी आप वो चीज करोगे जो आप हर दिन करते हो। आपको 4 मई को कोई किसी तरह की टेंशन नहीं है। भैया इतने दिनों से पढ़ तो रहे हो, इसीलिए तो पढ़ रहे हो। जैसे 3 मई था वैसे 4 मई था, वैसे 5 मई को टेस्ट देने जा रहे हो, एकदम उस तरह से। ऐसा आपको अपने साथ प्ले करना पड़ेगा, अपने माइंड के साथ प्ले करना पड़ेगा। नहीं तो जैसे जैसे एग्जाम आएगा स्ट्रेस इनवाइट करोगे और चीजें बिगड़ने लगेंगी। बहुत बच्चों की बिगड़ने लगेगी। और वो बहुत अनफॉर्चुनेट होता है कि इतनी मेहनत करने के बाद में, इतनी क्लासेस लगाने के बाद में, इतनी सेक्रीफाइसेस करने के बाद में कुछ चीजें फॉलो नहीं करने की वजह से सब सत्यानाश हो गया, सब गड़बड़ हो गया। तो इसलिए अपने को ये टूल अप्लाई करना है। और क्या करना है? और ये करना है, आप चाहे 200 नंबर ला रहे हो चाहे 700 नंबर ला रहे हो, जैसा आप अपने पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, अनक्वेश्चनेबली इंपॉर्टेंट हो, ऐसे आप हमारे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो। कि मैं हर सेशन में आप लोगों को बोलता हूँ, उस लेवल की संवेदनशीलता, उस लेवल के इमोशंस हमारे आपके साथ में है कि आप हमें बढ़िया तरह से टीम में इन्वॉल्व करके चलो। ये हमेशा दिमाग में रखो, इट्स अ टीम गेम। फॉर्मूला 1 रेस में जाता ड्राइवर ही है कार लेकर, बट पीछे सैकड़ों लोगों की टीम होती है जो उस ड्राइवर को उस रेस के लिए तैयार करती है, रियल टाइम असिस्ट करती है। तो इस पूरे खेल को हमें एज अ टीम खेलना है, अकेले नहीं खेलना है। वो फिर से स्ट्रेस डेवलप करेगा। आपको ये दिमाग में रखना है कि मेरे सारे टीचर्स मेरे से जस्ट एक क्लिक पे अवे हैं। मुझे हर टीचर के साथ में बढ़िया तरह से इंटरेक्शन मेंटेन करना है, अपनी डे टू डे स्थिति को बताना है। टीचर्स ने आपको कई बार इस चीज के लिए बोला हुआ है। रोज की जो प्लानिंग करते हो, जो ऑडिट किया, क्यों ना उसको व्हाट्सएप कर देते हो अपने मेंटर टीचर को डेली बेसिस पे। कल की सारी प्लानिंग है, आज की ऑडिट है, आप देखिएगा। टीचर को बस थम्स अप करना है, दैट्स इट। बट इस बहाने अपने कहीं ना कहीं सटल ये फीलिंग रहेगी कि भैया हम कनेक्टेड हैं, मुझे सही मार्गदर्शन मिल रहा है और मैं अकेला नहीं हूं। ये फीलिंग लास्ट डे तक आपके अंदर रहेगी। सो इंश्योर करो इररेस्पेक्टिव ऑफ योर मार्क्स कि अपन अपने टीचर्स से थ्रू मैसेज, थ्रू फिजिकल इंटरेक्शन रेगुलर कनेक्टेड है। पेरेंट्स भी इस चीज को समझे कि आप इंटरेक्शन की जिम्मेदारी अपने आप पे रखो। यदि जितनी चीजें मैं बोल रहा हूं और पहले के सेशंस में बोली है, यदि वो फॉलो नहीं हो रही है या आपके दिमाग में भी कोई किसी तरह का डाउट है, वॉइस मैसेज, टेक्स्ट मैसेज, किसी भी तरह का मैसेज आप भेजिए टीचर्स को। मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, मुझे भेजिए, मैं अकॉर्डिंगली फॉरवर्ड करूंगा यदि आपका कहीं पे आंसर नहीं मिल पा रहा है तो। बट हमें आपस में वेल कनेक्टेड रहना है ताकि हम सब मिलके टीम में अच्छी तरह से काम कर सकें और हमारे बच्चे वो आत्मविश्वास जनरेट कर सकें, वो स्ट्रेंथ बिल्डअप कर सके कि एग्जाम में बिना फियर के हेड ऑन ये फेस करने जाए। तो उसके लिए हमें एज अ टीम काम करना पड़ेगा। बट इंटरेक्शन की जिम्मेदारी आपको रखनी पड़ेगी।
आप ही नहीं बोले प्रतीक सर ने तो साल भर में एक बार भी कॉल नहीं किया। प्रतीक सर कॉल नहीं करेंगे। प्रतीक सर अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, डाउट्स बता रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, टेस्ट पेपर्स बना रहे हैं, सोल्यूशंस बना रहे हैं, हर तरह की गाइडेंस दे रहे हैं। अब उसके बियॉन्ड यदि आपकी रिक्वायरमेंट है तो पेरेंट या स्टूडेंट को इंटरैक्ट करना होगा, उनके साथ संबंध बनाना रहेगा। तो ये जिम्मेदारी आप अपने आप पे रखें। 80 दिनों तक, अगले जब तक नीट का पूरा आप फाइनल रिजल्ट नहीं आता था, तब तक हम पूरा कनेक्टेड रहेंगे अच्छी तरह से। कहीं पे भी किसी तरह की बात होगी, आप हमसे पूरी तरह से बात करेंगे थ्रू मैसेज। जरूरत होगी हम आपको वीडियो कॉल कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, आपको बुला लेंगे। बट अपने को एज अ टीम मिलके काम करना है। तो मैंने जिन चीजों पे स्पेशल एम्फेसिस दिया पूरे सेशन में, वो पहला था कि अपनी अंदर की समझ को रोज एक्सेस करना। हर चीज का आंसर पहले अंदर से ढूंढना, अपनी समझ से ढूंढना, सो दैट अंदर वो कॉन्फिडेंस आ पाए कि आप स्ट्रेस से बचो और हर चीज को बढ़िया तरह से मैनेज कर सको। ये मेरा एक मेन टेक अवे था आज के सेशन का। प्लानिंग, ऑडिट, इंट्रोस्पेक्शन, ये दूसरा टेक अवे था। तीसरा, रोज की फिजिकल एक्टिविटी। चौथा, मेरे को टीचर्स के साथ रेगुलर कम्युनिकेशन मेंटेन करना है। जितने भी बच्चों की आप फोटोग्राफ देखते हो, वो सारे बच्चे वो है जो टीचर्स के साथ रेगुलर लूप में रहते हैं, टच में रहते हैं। उनके पेरेंट्स भी कहीं पे रिक्वायरमेंट होती है तो वो टीचर्स से बात करते हैं। तो ये चार चीजें रही। ट्वेल्थ वालों को जो मैंने पांचवा पॉइंट बोला, वो ये बोला कि बोर्ड और नीट को अलग अलग नहीं समझना है। हर दिन नीट के लिए भी, जब आप पीसीबी पढ़ रहे हो तो नीट की पढ़ाई है। दिमाग में ये लेके चलना है कि यार नीट का एक चैप्टर तैयार कर रही हूँ, खुश होना है कि नीट का एक चैप्टर तैयार कर रहा हूँ। आज पूरा फिजिक्स नीट का हो गया मेरा, फिजिक्स का पेपर देने के बाद में 12th पूरा हो गया मेरा। और थोड़ी थोड़ी और पॉकेट्स निकालनी है जिसमें कि अपन कुछ एक्स्ट्रा और कर सकें। 1.5 से 5.5 के पीरियड में अपने को अपने पेपर्स, अपने रिवीजन शीट्स को लेकर उनको रिवाइज करना है। मल्टीपल टॉपिक्स के क्वेश्चंस अपन रोज देखते हैं, रोज फॉर्मूलाज दिमाग में घूमते हैं, सो दैट दिमाग अडेप्ट हो रहा है। तो जब उस तरह से साइंटिफिकली, सिस्टमैटिकली, कमिटेड वे में तैयारी होगी, कैसे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कैसे अंदर से वो विश्वास नहीं आएगा कि मैं एग्जाम के लिए पूरा तैयार हूं। तैयारी से ही वो कॉन्फिडेंस आएगा। रोज की समझ को एक्सेस करने से ही वो कॉन्फिडेंस आएगा, केवल बातें करने से नहीं आएगा। तो ये मेन चीजें अपन ने डिस्कस की हैं। अब जो एक और पॉइंट मुझे डिस्कस करना है, वो ये डिस्कस करना है, सर 550 नंबर ही आ रहे हैं। हर टेस्ट को इस नजरिए से देखना कि सिलेक्शन के लिए लायक हो गया हूं या नहीं हो गया, सेफ जोन में हूं या नहीं हूं। हर टेस्ट को इस नजरिए से देखना, ये बहुत बहुत खतरनाक है। ये सुसाइडल है, ये एकदम सुसाइडल है, ये बहुत खतरनाक है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करो। और ये सब बच्चों के साथ हो रहा है, क्योंकि नीट में क्लियर कट है कि 630 प्लस जनरल कैटेगरी में एक सेफ जोन है। 630 के नीचे का मतलब है कि अपन सेफ जोन में नहीं है। तो जब भी टेस्ट में उस जोन के अंदर अपन नहीं है, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, एंगर आता है, गिव अप करने का मन करता है, ये होता है, वो होता है ना। बात समझने की कोशिश करो। आप इस तरह से नंबर्स को फोर्स करके नहीं ला सकते। आप फोर्स करके जहां ग्राउंड के 5 चक्कर लगाते हो, आज फोर्स करके 8 चक्कर लगा सकते हो। फोर्स करके, फोर्स करके जहां अभी 15 पुशअप लगा सकते हो, यदि मैं तेज आवाज में चिल्लाऊं पास में खड़ा होके, तो 15 की जगह आप 25 पुशअप लगा सकते हो। वो फोर्स करके कर सकते हो। बट पढ़ाई लिखाई का काम, क्वेश्चन सॉल्व करने का काम, ये सब बड़े इत्मीनान से, बड़े धैर्य से होने वाली चीजें हैं। ये फोर्स करने से नहीं होंगी। और इस तरह से आप अपनी पूरी प्रिपरेशन को स्ट्रेसफुल बना रहे हो, और धीरे धीरे उस संभावना को और इंश्योर कर रहे हो कि आपका सिलेक्शन नहीं हो, आप अंडर परफॉर्म करो। मैं क्लियर कट बोल रहा हूं, मैं क्लियर कट बोल रहा हूं। अभी से वो सिक्योरिटी ढूंढने की कोशिश मत करो। किसने कह दिया कि आप लास्ट टेस्ट तक यदि 630 के अंदर नहीं आ रहे हो तो यानी कि लास्ट टेस्ट में 630 नहीं ला सकते हो? किसने कह दिया ये? किसने कह दिया? हर टेस्ट में संभावना रहती है कि आपका मन शांत है, आप इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से रिकॉल कर पा रहे हो, रिदमिक वे में क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, आप नंबर ले आओ। यदि पढ़ाई करते हो तो, लापरवाही नहीं करते हो तो,
डीप वर्किंग करते हो तो, रोज फिजिकल एक्टिविटी करते हो, रोज चिंतन करते हो, रोज टीचर से कनेक्टेड रहते हो, डाउट्स डिस्कस करते हो। तो इसलिए इस चीज को बढ़िया तरह से लिखना है, इस पे हर दिन चिंतन करना है कि मुझे सिक्योरिटी नहीं ढूंढनी है, मुझे सिक्योरिटी नहीं ढूंढनी है, मुझे मेरे हाथ में जो काम करना है। क्या 550 नंबर आ रहे हैं तो क्या अगले 75 दिन पढ़ाई नहीं करोगे क्या? क्या आज 400 नंबर है तो क्या पढ़ाई नहीं करोगे क्या? पढ़ाई करोगे ना। तो होपफुल रह के पढ़ाई करोगे तो संभावना ज्यादा है ना। और पहले ही दिमाग में लग रहा है कि 400 नंबर आ रहे हैं, होगा तो है नहीं, क्या करे, और फिर आधे अधूरे मन से पढ़ रहे हो तो कैसे इंप्रूवमेंट होगा? तो इसी को कहते हैं, दो तरह की अप्रोच होती है, एक होती है एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच और एक होती है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। एक्शन बेस्ड टारगेट्स, रिजल्ट बेस्ड टारगेट। इस बार 650 का क्रॉस करना है, यह है रिजल्ट बेस्ड टारगेट। इस बार पेपर बहुत शानदार तरीके से रिलैक्स वे में अटेंड करना है। यह है टारगेट बेस्ड, यह है आपका एक्शन बेस्ड टारगेट। अगले 75 दिन हर दिन बढ़िया तरह से पढ़ाई करनी है, यह है एक्शन बेस्ड टारगेट। अगले 10 टेस्टों में मेरे को नंबर इतने 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 लाने हैं, यह है रिजल्ट बेस्ड टारगेट। रिजल्ट बेस्ड टारगेट कभी एडवाइजेबल नहीं है पढ़ाई लिखाई में। पढ़ाई लिखाई में रिजल्ट बेस्ड टारगेट कभी भी सजेस्टेड नहीं है। आपको हर बार एक फ्री माइंड से जाना होता है, जो होगा एक्सेप्टेड है, मेहनत करूंगा आगे। 550 आए, टेस्ट का एनालिसिस करूंगा, गलतियों को देखूंगा। मुझे बताओ, यदि अगले 25 टेस्ट में हर बार जितनी गलतियां आपसे हो रही हैं, उन गलतियों को आप शानदार तरीके से एनालाइज करो, वो सारी चीजें आपके दिमाग में बहुत बढ़िया तरह से बैठ जाएं, कैसे आपका पेपर अच्छा नहीं होगा? ये मुझे आप बताओ। बट गड़बड़ क्या होती है? गड़बड़ ये होती है कि जब हम टेस्ट पेपर देख, एक तो पेपर में जाने से पहले हम मन में एक टारगेट बना के चले जाते हैं कि इतना स्कोर आना है। फिर जब हम नंबर लगाते हैं और हमारे नंबर हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आते हैं, तो हम फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम डिसअपॉइंट होते हैं, एजिटेट होते हैं। और जबकि टेस्ट के इमीडिएट बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप शांति से बैठ के एक एक क्वेश्चन का एनालिसिस करो, और जहां जहां गलतियां हुई हैं उन उन गलतियों को आप नोट्स खोल के देखो, कई थियोरेटिकल पॉइंट्स को आप अपने नोट्स में वापस प्लेस करो, चीजों को इंपॉर्टेंट, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, ऐसा अलग अलग मार्किंग दो, और खुश हो कि यार इस टेस्ट के बाद में 15 कॉन्सेप्ट नए सीखने को मिले। इस टेस्ट में मेरे को मालूम पड़ा कि मैं हड़बड़ाहट कर रहा हूं, दो क्वेश्चन नहीं होते हैं तो मैं फालतू में एकदम हड़बड़ा जाता हूं। मेरे को इस चीज को बढ़िया मैनेज करना है कि कभी क्वेश्चन दो चार नहीं हो तो गहरी सांस लेनी है और आगे बढ़ना है। हर टेस्ट के बाद में क्या अच्छा किया, उसके लिए अपने आप को अप्रिशिएट किया जाए, और जहां गलतियां हुई उसमें सॉफ्टली अपने साथ डील किया जाए, और अपना पर्सपेक्टिव, अपना जो मन है, अपना जो दिमाग है, वो इसमें रखा जाए कि इस टेस्ट से मैं कैसे और अपने आप को मजबूत बना सकता हूं। तो अगले 25 टेस्टों में यदि हर टेस्ट के बाद में आप अपनी मजबूती के लिए काम कर रहे हो, आप अपने टेम्परामेंट को और क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हो और उसको और बेटर करने की कोशिश कर रहे हो, कैसे आप बेटर साइड पे नहीं आओगे? मुझे ये बताओ, कैसे बेटर साइड पे नहीं आओगे? तो इस चीज को हमें बहुत स्ट्रांगली रोज प्रैक्टिस में लाना है, रोज चिंतन में लाना है कि भैया नंबर्स को भगवान का आशीर्वाद मान के मैं एक्सेप्ट करूंगा कि आज मेरी पढ़ाई का स्तर ये है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 50 दिनों के बाद में भी ये रहेगा। 50 दिन तक यदि लगातार मेहनत करूंगा तो सारी संभावनाएं खुली हैं। ऐसा खुद से संवाद होना चाहिए। ये रिकॉर्डिंग मैं शेयर करूंगा, और इसमें आप टाइम स्टैम्प करके रखोगे कि सर ने टेस्ट के लिए ये बात करी थी, सर ने फिजिकल एक्टिविटी के लिए इस टाइम स्टैम्प पे बात करी थी। आप इसको कई बार सुनोगे, कई बार सुनोगे। इनफैक्ट आप हर दूसरे दिन आप इसको सुनो,
कि सर ने टेस्ट के बारे में क्या बोला हुआ है, ताकि आपके अचेतन मन का, आपके सबकॉन्शियस माइंड का, आपके न्यूरोलॉजिकल पाथ बहुत स्ट्रांग इस चीज का बने कि टेस्ट का पर्पस क्या है। टेस्ट का पर्पस ये असेस करना नहीं है कि आज आप तैयार हो गए या नहीं हो गए हो। टेस्ट का पर्पस लगातार मंजिल की तरफ बढ़ना है, उसके लिए आपको तैयार करना है। तो चाहे मेरे 400 नंबर आ रहे हो, चाहे 350 नंबर आ रहे हो, चाहे 650 नंबर आ रहे हो, मेरे को टेस्ट के स्कोर्स को एक्सेप्ट करना है, पहली चीज। और दूसरा, इमीडिएटली अपने इंप्रूवमेंट के लिए काम करना है। और तीसरा, जितना मैंने एनालिसिस किया, जितना मैंने समझा, उसको मेरे रेस्पेक्टेड टीचर्स को मुझे मैसेज ड्राफ्ट करके भेजना है। टीचर्स आपके लिए बहुत बहुत कंसर्न्ड हैं। आपको इस चीज को समझना है कि हम एज अ टीम काम कर रहे हैं। हम बहुत डीपली आप में इन्वेस्टेड हैं, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको मैनेज कर रहे हैं। अभी पेरेंट्स से पहले हम लोग हैं आपके लिए। अभी सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी इस समय जिंदगी में कोई है, तो आपके जो गिने चुने टीचर्स हैं, जो आपके साथ उतना डीपली इन्वॉल्व होकर काम कर रहे हैं, वो है। उस लेवल की इंपॉर्टेंस, उस लेवल की श्रद्धा, उस लेवल का डिवोशन आपको उनके साथ एक्सप्रेस करना है। तो आप अंदर से वो शक्ति, वो कॉन्फिडेंस समझ पाओगे, फील कर पाओगे, जो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए, रोज अच्छी पढ़ाई के लिए चाहिए। टीचर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंस बता रहा हूं। 2 साल पहले के एक बच्चे की बात है। आईआईटी बैच का बच्चा था, 12th क्लास का। उसकी मदर ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थी और फादर कहीं थे। तो बच्चा हमारे पास पढ़ता था। किसले टंडन उसका नाम है। बिट्स, गोवा में हो गया है कंप्यूटर साइंस में। उसकी मदर का मेरे पास फोन आया। सर, आई वॉज जस्ट शॉक्ड एंड ओवरवेल्म्ड। आज आपका रिवीजन शेड्यूल स्टार्ट हुआ था। मैं तो बस कमरे में गई थी उसके, आपके और आरडी सर की उसने फोटो लगा रखी है। और सर, उस फोटो के सामने वो प्रे कर रहा था कि मेरा रिवीजन शेड्यूल स्टार्ट हुआ है। और फिर उसने रिवीजन शेड्यूल स्टार्ट किया। बच्चों, इस लेवल का जब तक अपने अंदर डिवोशन, इस लेवल का जब तक अपने अंदर सरेंडर भाव अपने टीचर्स के लिए नहीं होगा, अपन उस लेवल पे कनेक्ट ही नहीं हो पाएंगे। और जब तक कनेक्ट नहीं होंगे ना, चीजें उस लेवल पे ट्रांसफर नहीं होगी। आप इस बात को समझना। हमें बहुत डीप लेवल पे आपस में कनेक्शन की रिक्वायरमेंट है। ये जो हम हंसी मजाक करते हैं टीचर्स का, अरे यार ये तो कुछ नहीं करते, अरे ये तो ये, अरे वो तो वो, ये हमें पल्यूट नहीं करते हैं। ये आपके माइंडसेट को, आपकी इंटरनल पावर को स्पॉइल करते हैं और आपको अपनी सक्सेस से दूर करते हैं। जितने बच्चे पिछले 20-25 सालों में सिलेक्शन हुए हैं हमारे थ्रू, उनमें क्लियर कट ट्रेट देखा है। वो हम लोगों के लिए इतना डिवोटेड थे, उनकी आंखों में ओवरवेल्म्ड फीलिंग रहती थी हमारे लिए, कि सर ने बोल दिया पत्थर की लकीर है। सर ने बोल दिया कि 8 बजे तक मोबाइल यूज में नहीं आएगा, तो नहीं आएगा, दुनिया इधर से उधर हो जाए। हम एंकर हैं आपके पास में, जो आपको हमेशा फ्लोटिंग स्टेट में रखेंगे, डूबने नहीं देंगे। बट उस एंकर को आपको यूज में लेना है। वो श्रद्धा आपकी होनी चाहिए, वो डिवोशन आपका होना चाहिए, वो सरेंडर भाव आपका होना चाहिए कि भैया सौंप दिया मैंने इनके आगे, जो कराएंगे मुझे मजबूर, मुझे तो इन आंख बंद करके इनको फॉलो करना है। उस लेवल का कनेक्शन आपका होगा अपने टीचर्स से, तो फिर अंदर से वो पावर भी आएगी कि अपनी अर्जेस को, अपनी शॉर्टकमिंग्स को, अपने कंपल्शंस को, अपनी कमजोरियों को ओवरकम करके मजबूती से आप पढ़ाई कर सको। वो अंदर से आएगा, अपने आप विश्वास आएगा। तो बढ़िया तरह से टीचर्स से कनेक्टेड रहो। ये जो नंबर्स के साथ बार बार अपने आप को चेक करना है कि मैं तैयार हुआ या नहीं हुआ, ये मान के चलो कि ये आपको स्पॉइल करेगा, ये आपको कॉन्फिडेंस नहीं देगा। खुला मैदान है, हर एक बच्चे के लिए संभावना है। अगले 81 दिनों में, अगले 82 दिनों में, हर दिन जो आपके डिस्पोजल पर आ रहा है, शानदार तरीके से पूरे दिन को यूटिलाइज करना है। कि अपन जब 14 फरवरी को देखें, तो 13 फरवरी के लिए इतना खुश होंगे, यार मजा आ गया, क्या शानदार तरीके से 13 फरवरी को पढ़ाई करी है, क्या क्लासेस अटेंड करी है, क्या डिस्कशन किया है, क्या पूरा दिन भर एनर्जी से यूटिलाइज किया है। इररेस्पेक्टिव ऑफ मार्क्स, एक एक दिन आपके डिस्पोजल पर आ रहा है, और वो एक एक दिन आप बड़े शानदार तरीके से यूटिलाइज कर रहे हो।
खुद के लिए रोज अच्छी फीलिंग प्रिवेल करती है कि यार मैं मैच्योर हो रहा हूँ, मैं अच्छे से मेहनत कर रहा हूँ। बस वो मेहनत कंसिस्टेंटली आगे रहनी चाहिए। तो ये बात मैंने कही कि बार बार बच्चे डिस्करेज होते हैं, सर 550 ही आ रहे हैं, सर 500 ही आ रहे हैं। आने दो जो आ रहा है, आने दो। मेरे को तो 80 दिनों में बस अपने को पूरा निचोड़ देना है। मेरे को तो हर दिन शानदार मेहनत करनी है। मेरे को हर टेस्ट के बाद में बढ़िया एनालिसिस करना है। और चारों टीचर्स को पीसीएम, पीसीजेड और बी के लिए मेरे को रिपोर्ट करना है। क्या टीचर के मन में आपके लिए रेस्पेक्ट आएगा जब टेस्ट होने के बाद में आपका पूरा एनालिसिस शॉर्ट वे में आएगा और साथ में हाथ जोड़ के उनकी ब्लेसिंग सीख कर रहे हो? तो इस तरह से टेस्ट को लिया जाएगा, इस तरह से रिवीजन शीट को लिया जाएगा। देखो कैसे इंप्रूव नहीं करोगे, कैसे अंदर से डर नहीं भागेगा। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। टीचर्स से रिलेशन बनेगा, डर भागेगा। टीचर्स के लिए श्रद्धा होगी, डर भागेगा। टेस्ट को सीखने के हिसाब से लोगे, टेस्ट को इस पर्सपेक्टिव से नहीं लोगे कि यार कहाँ पहुंचा, सिलेक्शन लायक हो गया या नहीं हो गया, इस तरह से नहीं देख के टेस्ट को सीधा सा देखा जाएगा कि यार टेम्परामेंट कितना सही हो गया है, कि कौन से टॉपिक्स में अब ठीक क्वेश्चन कर लेता हूं, कौन कौन से टॉपिक्स में अभी भी गड़बड़ होती है। तो फिर आप सही तरीके से फियरलेस स्टेट में आने लगोगे। तो और मैं जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आएगा और बढ़िया तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगा। राइट आफ्टर बोर्ड एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ मैं फिर से सेशन लूंगा, उसमें फिर से इन चीज़ों को अलग तरीके से आपको बताऊंगा। बट आप समझो, अभी स्कोर स्कोर को सबको हटाओ, गोली मारो सबको, ऐसा शानदार केयर फ्री एटीट्यूड होना चाहिए, मुझे तो पढ़ना है, मुझे तो पढ़ना है बस, मुझे तो पढ़ने में मजा आ रहा है, मुझे तो डाउट्स पूछने में मजा आ रहा है, मुझे तो टीचर्स के पास जाने में मजा आता है, मेरे को दोस्तों में डिस्कशन करने में मजा आता है। बस वो उस तरह का एक्साइटमेंट, उस तरह का एग्जुबरेंस आपके अंदर होगा, तो अपने आप अंदर से फियर हटेगा, अपने आप अंदर से इनसिक्योरिटी हटेगी। तो मैं, दिस इज नॉट अ मोटिवेशन सेशन, लेट मी टेल यू, दिस इज नॉट एन इंस्पिरेशनल सेशन, दिस इज अ सेशन विच इज गिविंग यू गाइडेंस, स्ट्रैटेजीज, टूल्स। ये स्ट्रैटेजीज और टूल्स का सेशन है कि आपको कुछ टूल्स मिल रहे हैं और उन टूल्स को आपको अप्लाई करना है। इसको मोटिवेशन सेशन नहीं लेना है। मोटिवेशन कुछ काम का नहीं होता है, टूल्स काम के होते हैं कि भैया ये चीज अप्लाई करनी है, बस ये चीज अप्लाई करनी है। तो जब प्रीवियस बैच के बच्चे इन चीजों को अप्लाई करके अपनी मंजिल पे पहुंचे हैं, तो मैं भी इन्हीं चीजों को अप्लाई करके मंजिल पे पहुंचूंगा। दिस इज कॉल्ड मॉडलिंग। ये मॉडलिंग कहलाता है कि एक बच्चा इस रास्ते पे इस तरह से चल के अपनी मंजिल पे पहुंचा है, और यदि मैं भी उसी तरह से चलूंगा, मैं भी उसी तरह से टूल्स को अप्लाई करूंगा, तो मैं भी उसकी जैसे मंजिल पे पहुंचूंगा। दिस इज कॉल्ड मॉडलिंग। तो ये मॉडलिंग हमें करनी है कि हम सही तरह से चीजों को अप्लाई करें, कि हमें रोज फिजिकल एक्टिविटी करनी है। क्यों? क्योंकि गिरीश सर ने बोला है। दुनिया भाड़ में जाए, गिरीश सर ने बोला है, इसलिए करना है कि रोज 15 से 20 मिनट अपने को देना है। थकान हो, कुछ भी हो, बट मुझे पूरा फिजिकल एक्टिविटी करनी है 15 से 20 मिनट। 4 मई को भी करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 20 मिनट में कोई थकान वकान कुछ नहीं होगी। मुझे हर दिन एक नॉर्मल फीलिंग लेनी है, नहीं पढ़ रहे हैं अच्छी तरह से, रिवीजन कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो ये हमने टेस्ट के मार्क्स को कैसे हैंडल करें, वो चीज अपन ने डिस्कस करी है। एग्जाम फियर भी इसी चीज में आ गया है। डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करें, बता दिया कि 8 बजे तक कोई डिस्ट्रैक्शन है ही नहीं, कोई चॉइसलेस स्टेट है। पेरेंट्स, यदि एक दिन भी आप ऑब्जर्व करते हो कि ये चीज फॉलो नहीं हो रही है, इमीडिएटली आप टीचर्स को कनेक्ट करो, आप मैसेज करो, आप मेरे को मैसेज करो अर्जेंट करके कि सर ये मैटर है, आप देखिए, ये तो मान नहीं रहा है। मैं अकॉर्डिंगली फिर एडमिनिस्ट्रेटर को, दूसरे टीचर को बोलूंगा कि इनसे बात करें। हमें मिलके टीम में काम करना पड़ेगा। तो हर दिन देखिए क्या होगा, कहां से वो शक्ति आएगी कि रोज इस तरह की चीज कर पाए, रोज अपने आप से कनेक्ट करके, रोज चिंतन करके, रोज इन चीजों को ध्यान करके कि यार ये चीजें मुझे रोज अप्लाई करनी है, हर दिन मुझे ये चीजें अप्लाई करनी है, इसमें कोई इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। तो रोज के चिंतन से, इंट्रोस्पेक्शन से ये इंश्योर होगा कि आप ये चीज कर पाओ। तो ये फियर को, इन सबको हटाने का तरीका है, और आगे अपन और डिस्कस करेंगे। पेरेंट्स से मैं यही बोलूंगा कि, फिर से मैं बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, कि आप के मन में भी इनसिक्योरिटी आती हो ना, आप भी अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करिए, आप भी अपने आप को रिफ्लेक्ट करिए कि क्या आपके दिमाग में इनसिक्योरिटी है क्या बच्चे को लेके।
क्या आपके दिमाग में चिंता है क्या? और यदि है तो आप उसको भी समझ के हटाने की कोशिश करिए। हर बच्चे के अंदर अपना एक डेस्टिनी है, हर बच्चे के अंदर एक डिविनिटी है। आपका और हमारा काम है उसको, उस डिविनिटी को एक्सेस कराने के लिए रेडी करना। अपने आप पढ़ाई करेगा, करेगी, और अच्छा करेगा। तो अपने अंदर से उस कंसर्न को रोज, उस इनसिक्योरिटी को रोज समझ के साथ हटाने की कोशिश करिए। तो वो चीज बच्चों को भी ट्रांसमिट होगी आपकी वर्किंग से, और बच्चे भी उस तरह से उस जोन में आएंगे कि उन इनसिक्योरिटी से, उन फियर्स से बाहर निकल के और खुश होकर मेहनत कर पाए। हमें एज अ टीम काम करना है। कहीं पे भी कोई भी कंसर्न है, आपको मैसेज करना है और हमसे संवाद करना है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ। लास्ट में जो मैं कहूंगा, जब रात में सोते हो ना, तो सोते वक्त एक बार ये फीलिंग देखो कि क्या मैं खुश हूं क्या। हर दिन जेन्युइनली जितना खुश होगे, आपके अच्छा पढ़ाई करने की संभावना, आपके दिमाग का अच्छा एक्टिव होने की संभावना उतनी ज्यादा है। तो यदि किसी रीजन से कोई डिस्टरबेंस आ रहा है दिमाग में, तो उसको एड्रेस करके सो, उसको साथ में लेकर मत सो। सोने जाओ तो बड़े सेटिस्फैक्शन के साथ में कि आज दिन भर बहुत अच्छी तरह से काम किया है, आज दिन भर पूरा डिस्ट्रैक्शन फ्री बढ़िया तरह से पढ़ाई करिए। ये अच्छी फीलिंग के साथ में रात में सोने जाओ। अगले दिन की प्लानिंग पहले हो ही चुकी है, अगले दिन का पूरा क्लियर कट आइडिया है, और उस तरह से अपन अपना दिन बिता रहे हैं। तो ये अभी के पीरियड में अपन क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ में डिस्कस करी है। फिर से लास्ट में मैं बोल रहा हूँ, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और टीचर्स, हम मिलके एक टीम है, और हमें एज अ टीम काम करना है। हमारी एक दूसरे के लिए भावनाएं, फीलिंग्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत मधुर होनी चाहिए, बहुत रिस्पेक्टफुल वाली होनी चाहिए, सो दैट बच्चे बढ़िया लेवल पे पढ़ाई कर पाए। तो एक बार अपने दिमाग में नेगेटिविटी चेक करना कि किसी टीचर के लिए कोई नेगेटिविटी तो नहीं है। उस टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको जरूर फर्क पड़ेगा। आपकी वर्किंग जरूर स्पॉइल हो रही है। तो किसी टीचर के लिए अपने कोई नेगेटिव फीलिंग तो नहीं पाल रखी है। कुछ भी कंसर्न है, आप टीचर से बात करो जाके। सब प्रोफेशनल्स हैं। केवल दो लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके इंटेंशंस पे आप क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। एक है आपके पेरेंट्स, और दूसरा है हम टीचर्स। लाइफ लॉन्ग आप इन दो लोगों के इंटेंशंस पे कभी क्वेश्चन नहीं कर सकते हो। आपके पेरेंट्स आप पे कितना ही चिढ़ते हो, कितना ही गुस्सा करते हो, कितना ही फटकारते हो, कितना ही अब्यूजिव लैंग्वेज काम में लेते हो, कुछ भी करते हो, बट उनके इंटेंशंस पे डाउट नहीं किया जा सकता। उनके इंटेंशंस आपकी वेलबींग के हैं। उनके इंटेंशन है कि आप अपनी पीक को अचीव कर पाओ, आप अपनी फुल क्षमता पे काम कर पाओ। और ऐसे इंटेंशंस हमारे हैं, तो हमारे और आपके इंटेंशंस पे क्वेश्चन मार्क नहीं हो सकता। तो इसलिए दोनों के साथ मिलके आपको काम करना है, बढ़िया तरह से काम करना है। अपने आप को पूरा मेंटली एकदम अच्छा रखने की कोशिश करनी है। रेगुलर हमारा कम्युनिकेशन आपके साथ रहेगा, क्लासेस में हो रहा है। और कहीं पे फिर भी कोई कंसर्न है, आई एम जस्ट अ क्लिक अवे, टीचर्स आर जस्ट अ क्लिक अवे। तो इस तरह से अपन अगले एक महीने के लिए अपने आप को कैरी करेंगे। महीने भर बाद में फिर से सेशन लेंगे, और फिर से अपन आगे के चैलेंजेस क्या होंगे उनको हैंडल करने के लिए फिर डिस्कशन करेंगे। आई वुड लव टू हियर फीडबैक फ्रॉम यू। आप मुझे फीडबैक दें सेशन के लिए, और कुछ और भी कंसर्न्स हैं तो वो कंसर्न्स भी आप मुझे एड्रेस करें, मुझे बताएं। मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूंगा अच्छी तरह से। सो आई होप जो 1.5 घंटा हमने एक दूसरे के साथ बिताया है, उसने आपकी एनर्जीज को अपलिफ्ट किया हो, आपके इमोशंस को अपलिफ्ट किया हो, और एक नई ऊर्जा का संचार आपके अंदर हुआ हो। मुझे इन 80+ डेज को बढ़िया तरह से बिताना है, टीचर्स के साथ, उनकी गाइडेंस के साथ, पेरेंट्स के सुपरविजन में, टीचर्स के सुपरविजन में पूरा मेहनत करके बिताना है। क्या होगा रिजल्ट? सीधी सी लाइफ की फिलॉसफी है कि काम ऐसे करना है कि सब कुछ अपने हाथ में है, प्रयास ऐसे करने की सब कुछ अपने हाथ में है, और रिजल्ट आता है तो ऐसे सोचना है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। तो हर दिन जब पढ़ाई करते हो, पढ़ाई ऐसे करो, प्लानिंग ऐसे करो, डाउट्स ऐसे पूछो, शेड्यूलिंग ऐसे करो कि सब कुछ आपके हाथ में है। बट जब टेस्ट होता है और रिजल्ट आता है, तो उसको ऊपर वाले को धन्यवाद देके एक्सेप्ट करो। ये जेन्युइनली 25 टेस्टों में ये फीलिंग अपने में प्रिवेल करानी है।
कि जब टेस्ट हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो बस हाथ जोड़ दो, धन्यवाद, जितना हुआ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अपनी मिस्टेक्स पे वर्क। इस में देखो, ये समझो आप, ये बहुत सटल पॉइंट है। जैसे ही टेस्ट फिनिश होता है ना, टीचर आपसे ओएमआर ले लेता है, सबसे पहला काम जो मैं आपको एडवाइस करने को बोलता हूँ, करने के लिए बोलता हूँ, वो ये कि एक बार मन में ऐसा हाथ जोड़ दो और थैंक यू बोल दो ईश्वर को। मैं रिजल्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं अपनी शॉर्टकमिंग्स पे वर्क करूंगा या करूंगी। बस ये दो शब्द, ये दो वाक्य अपने अंदर हर टेस्ट के बाद में दोहराओ, कि मैं अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, क्योंकि जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा, आगे ठीक तरीके से बढ़ नहीं पाओगे। तो मैं अपने रिजल्ट को, इस टेस्ट के रिजल्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, और मैं इस टेस्ट का अच्छा एनालिसिस करूंगा, करूंगी, अपने को और इम्प्रूव करूंगा, करूंगी। बस ये अंदर से शक्ति देगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर स्कोर। ये टेंशन को हटाएगा, ये बार बार आपको अपने आप पे क्वेश्चन मार्क लगाने से बचाएगा, और आपकी इस जर्नी को चीयरफुल, मेरीमेंट वाला बनाएगा। जितना खुश रहोगे, अपनी पीक पे परफॉर्म करने की उतनी ज्यादा संभावना है। जितना स्ट्रेस में रहोगे, उतना ही अंडर परफॉर्म करने की संभावना ज्यादा है। चॉइस इज योर्स, कि आपको अपनी क्षमताओं से अंडर परफॉर्म करना है या अपनी क्षमताओं से ओवर परफॉर्म करना है। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। रिकॉर्डिंग में शेयर करूंगा, स्टैंपिंग में लगाऊंगा। इस सेशन को बार बार विजिट करना है, इसके नोट्स भी बनाने हैं, और हर दिन चीज़ों को रिव्यू करना है कि भैया इन इन बेंचमार्क्स पे मैं सही तरह से काम कर रहा हूँ या नहीं कर। सो थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।